जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप जिंदगी में सब कुछ मस्त चल रहा होगा। आप इस एरोप्लेन की तरह आपकी पढ़ाई भी आसमान की तरफ छूती जा रही होगी क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत ज्यादा करीब हैं। ठीक है, सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चे, ये कस्टम लॉ जनवरी 2022 एग्जामिनेशन के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जिन्होंने मेरे से क्लासेस नहीं ली हुई हैं उनके पास ये समरी नोट, ये बुक नहीं मिली होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से निकाल लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कस्टम बहुत बड़ा है लेकिन आपको 20 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ पूरा का पूरा समुंदर है, उसमें से एक टैंकर पानी निकालने जितना आपका कस्टम आने वाला है बोले तो 20 नंबर का। बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर होते हैं, हम लोग 1.5 से 2 घंटे में सारी चीजें कवर करेंगे। पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने 3 चैप्टर्स में पार्ट किया हुआ है, 3 चैप्टर्स रहेंगे कस्टम के, चैप्टर 1 2 3। अब 3 चैप्टर में मैंने सारी चीजें डाल दी हुई हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1 है ये चैप्टर नंबर 2 है। ये मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इनमें से आपका लगभग सारी चीजें कवर हो जाएगी, इनमें से ही चीजें आने वाली है। इसके बाहर अपने को कुछ नहीं पढ़ना, 1.5 से 2 घंटा लगेगा, पूरा कस्टम अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में मैंने वैल्यूएशन डाला हुआ है, ये 10 मार्क्स का आता है तो वैल्यूएशन का पूरा ये 1.5 पेज पढ़ लेना, 1.5 पेजेस, यहाँ तक आपका वैल्यूएशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वेयर हाउसिंग, छोटी छोटी चीजें हैं, और ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह वगैरह सारी चीजें मैंने डाली हुई है। तो मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा, तो एक पार्ट में पूरी थ्योरी हो जाएगी और दूसरे पार्ट में मैं सिर्फ ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन लेने वाला हूँ। वैल्यूएशन 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 10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, 5 6 क्वेश्चन है, इसके 6 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा ताकि वैल्यूएशन अच्छे से हो जाए। आराम से करेंगे वैल्यूएशन, बिल्कुल शांति से, पेशेंस रखते हुए। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। इसमें पूरी थ्योरी, अब इसमें अपने को याद करना है। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आराम से 20 नंबर तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, जनवरी 22 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जनवरी 22 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखो, सबसे पहली चीज है कस्टम किस पर लगता है। कोई भी गुड्स को आप इंपोर्ट करो या फिर कोई भी गुड्स को आप एक्सपोर्ट करो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है, जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं कस्टम। अब गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आई कस्टम एक्ट को लगाने के लिए, एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, गवर्नमेंट के पास पावर आई, कहाँ से पावर आई? देखो, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होती है जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये बुक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए पावर्स दी गई हैं। ठीक है सर, दी गई हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, एक यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट बोले तो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, आप कौन कौन से एक्ट जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। फिर दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट के पास पावर होती है कि कोई भी टैक्स वगैरह लगाना है, कोई भी टैक्स को कलेक्ट करना है, आपके पास पावर है, स्टेट के पास पावर है कि आप टैक्स लगा सकते हो। फिर होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिक्स होके, दोनों एक साथ कोई भी टैक्स अगर लगाना चाहते तो वो लगा सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज था हमारा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी के अंदर क्या दिया गया कि यूनियन लिस्ट जो थी, मैंने आपको बताया, यूनियन लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल, अभी जैसे अपने कोई भी सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर चैप्टर जीएसटी अलग है, कस्टम एक्ट अलग है, तो जीएसटी के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे करके होता है। तो ऐसे ही यूनियन लिस्ट है बोले तो ये यूनियन लिस्ट होगी, अरे सॉरी, हाँ ये हमारी यूनियन लिस्ट होगी। ठीक है सर, अब यूनियन लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल खोलो, 7th शेड्यूल खोलने के बाद लिस्ट होंगी, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट 1 के अंदर एंट्री नंबर 83, जैसे जीएस एग्जामिनेशन चैप्टर में एंट्रीज पढ़ते तो ऐसी ऐसी एंट्री वगैरह होती है, इसमें एंट्री नंबर 83 के अंदर लिखा गया है गवर्नमेंट को पावर दे दी गई, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट टू कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, किस पर लगा सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। ठीक है, तो ये चीज है, पहला एमसीक्यू हमारा ये बन सकता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट का 7th शेड्यूल, उसके अंदर पहला एंट्री बोले तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 83 के अंदर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि भैया तुम कस्टम ड्यूटी लगाओ। सिंपल सी बात है, इसको याद रखना है। जी हाँ बिल्कुल, इसको याद रखना है कि भैया यूनियन लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट नंबर फर्स्ट के अंदर एंट्री नंबर 83, ये 4 चीजें, एंट्री नंबर 83 इसके अंदर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि भाई तुम कस्टम ड्यूटी लगा लो। ठीक है, अब कौन कलेक्ट करेगा, कौन इसको मैनेज करेगा, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये
इसको पावर दी गई कि तू रेगुलेट कर, मॉनिटर कर, जैसे कि जीएसटी को भी यही मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को यही देखता है, यही डिपार्टमेंट, सीबीआईसी, याद रखना है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ये डिपार्टमेंट है, क्या करता है, ये ऑफिस है, ठीक है। कुछ भी है, जो भी अपने को कोई मतलब नहीं है इसको, ये क्या करता है, टैक्स को कलेक्ट करता है, प्रोविजंस को लगाता है, रूल को फॉलो कराता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है, अब जब गुड्स को इंपोर्ट करोगे उस पर लगेगी, एक्सपोर्ट करोगे उस पर लगेगी, सिंपल सी बात। ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा गया, मतलब कि अपने को समझने के लिए लिखा है, लॉ के अंदर नहीं लिखा गया। इंपोर्ट का मतलब होता है इंडिया में गुड्स लेके आना, हिंदी में लिखा है मैंने इसको। इंडिया का मतलब होता है सॉरी, इंपोर्ट का मतलब गुड्स को इंडिया में लेके आना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को इंडिया से बाहर लेके जाना, उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, सिंपल। अब कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्यों करा रहे हो सर, बिकॉज पढ़ना है, डायरेक्टली पूछ ली जाती है, एमसीक्यू में पूछ ली जाती है गुड्स की डेफिनेशन, या फिर डायरेक्टली पूछ ली जाती है, बताओ गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी कस्टम एक्ट के अंदर, तो अपने को याद करना है जी, बिल्कुल याद करना है। ये थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी चलेगी, ठीक है। ये एमसीक्यू वगैरह आएंगे, टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये मैं बताता जा रहा हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें। कन्वेंस का मतलब क्या होता है, ये पूछते हैं। ड्यूटेबल गुड्स क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, पर्सन इंचार्ज को कौन होता है, ये तुमसे एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीजें दी गई हैं। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट जल्दी से जल्दी निपट जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके, अब यहाँ पे अपन पहले मैं रफ कर दूं चीजों को। चलो, गुड्स के डेफिनेशन में बोला गया, गुड्स का मतलब क्या, कोई भी गुड्स का मतलब होगा कोई भी वेसल है, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, कोई भी वेसल, वेसल बोले तो जहाज, पानी में चलने वाला जहाज, हिंदी में समझा रहा हूँ, बिल्कुल प्योर हिंदी में। एयरक्राफ्ट बोले तो जो एरोप्लेन, ये जो दे रखा हुआ है ना, एयरक्राफ्ट ऐसा ही होता है, इसमें क्या होता है, आपका सामान रख के आता है। इस वाले में तो पैसेंजर्स आते हैं, लेकिन ऐसे ही एयरक्राफ्ट होता है जिसमें सामान रख के आते हैं, उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है व्हीकल, ट्रक से लेके आ रहे हो, मैं निकला गड्डी लेके इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हो, कहीं से भी आते हो तो उसको बोलते हैं व्हीकल, ठीक है सर। स्टोर्स बोले तो इन सब में जो ऊपर है ना, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, इनके अंदर रखा हुआ कुछ भी स्टोर, स्टोर्स बोले तो फ्यूल हो गया, इसका कोई मशीनरी पार्ट हो गया, ठीक है। आप ये इंडिया में लेके आते हो बाहर से, तो भी इन पर हम कस्टम कलेक्ट करेंगे। बैगेज मतलब जो आप लगेज, लगेज आप जानते हो, बैग वगैरह, हम लोग इंडिया इंडिया से बाहर घूमने गए तो वापस हम 3-4 बैग लेके आए, लगेज, सामान लेके आए, उसको बोलते हैं लगेज। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इस पर भी हम कस्टम लगाएंगे। और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इस पर अपन कस्टम लगाएंगे, ये गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है सर। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एक डाउट आ रहा होगा, वो मैं क्लियर कर दूं। कोई वेसल इंडिया के बाहर आया, बाहर से इंडिया में आया, वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, या फिर कोई व्हीकल है, इंडिया के बाहर से कोई सामान लेके आ रही है इंडिया के अंदर, तो वो जो वेसल है उस पर कस्टम लगा दे, नहीं रे बाबा। इसका मतलब क्या बोला गया, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल का मतलब है, व्हीकल का मतलब है, इन तीनों का मतलब ये माना जाएगा, शिप था, शिप के ऊपर मैं 5 एयरक्राफ्ट रख के लेके इंडिया के अंदर ला रहा हूँ। आपने सुना होगा मिलिट्री के लिए 5 अपने को एयरक्राफ्ट चाहिए, वो उड़ते हुए आए थे, पहले एक न्यूज आई थी आपके पास, ठीक है सर। तो ऐसे ही अगर कोई बंदा एयरक्राफ्ट मंगाता है, कोई बंदा व्हीकल मंगाता है, कोई बंदा वेसल मंगाता है, इन तीनों को, ये गुड्स है, ये चीज नए के नए मंगा रहा है, चाहे आप वेसल के ऊपर रख के लाओ। मैं एक काम करता हूँ, ये रहा हमारा वेसल, ठीक है, इस वेसल के ऊपर 5 ट्रक रखे हुए आ रहे हैं, ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है हमारे, ये हमारे ट्रक हैं, ये हमारे 2 ट्रक रखे हुए आ रहे हैं, वेसल है, पानी पानी के थ्रू आ रहे हैं। तो ये जो गुड्स, ये जो ये जो गुड्स है, ये जो ट्रक है, ये इंडिया के अंदर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए है, मैं यहाँ पे इंडिया में बेचूंगा, बाहर से मंगा के यहाँ पे बेचूंगा, तो वेसल पे रखे हुए आ रहे हैं, तो ये गुड्स मान के इन पे जीएसटी, इन पे कस्टम हम लगा दी जाएंगे। लेकिन अगर व्हीकल खुद अकेला आता है, सामान लेके आता है, व्हीकल, ये ट्रक है हमारा, ये ट्रक सामान भर के ला रहा है और वापस जाएगा यहाँ से, तो इस पर कस्टम कलेक्ट करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो लेके आया है, वापस चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोलोगे कोई भी वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ऐसा गुड्स अगर आता है, गुड्स मतलब यहाँ पे अपन बेचेंगे उसको, तो अपन उस पर कस्टम लगा देंगे, सिंपल सी बात है। स्टोर्स बोले तो इनका कोई फ्यूल वगैरह आया, इनके साथ मशीन का कोई पार्ट आया, ये सब चीज इस पे लगा दिया जाएगा। बैगेज मतलब भाई लगेज आप लेके आते हो इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर से कोई भी सामान लेके आते हो तो उस पर हम कस्टम लगा देंगे। करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप इंडिया के बाहर से रख के लेके आते हो, एयरप्लेन में अगर आप कोई भी पैसा वगैरह लेके आते हो, बाहर की करेंसी डॉलर लेके आते हो, तो कस्टम डिपार्टमेंट वाले आपको पकड़ लेते हैं, एक लिमिट से ज्यादा रखने नहीं देते, वो बोलते तुम करोगे क्या इंडिया के अंदर डॉलर लाके, वो छुड़ा लेते हैं अपने से पैसा। इसलिए उस पर भी या तो आप कस्टम पे करते हो, या फिर आप वो रख लेंगे, ठीक है, दो चीज। या फिर एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई बाहर से आती है तो उस पर हम कस्टम कलेक्ट करेंगे, सिंपल सा मैटर है, ठीक है सर, कंप्लीटेड है। अब ये चीज अपने को डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा गुड्स के अंदर, याद कर लो फटाफट। गुड्स मतलब वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल,
और स्टोर्स, बैगेज, currency or negotiable instrument or any other kind of property, movable property, any other kind of movable property। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी, हर चीज की डेफिनेशन, हर चीज का मीनिंग मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है। इंडिया का मतलब हो गया क्या, नॉट ओनली इंक्लूडिंग क्या करता है लैंड मास, बट ऑल्सो इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब इंडिया का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। ये हमारा मैप होता है, ठीक है सर, ये हमारा इंडिया का मैप है, जैसा भी है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। अब यहीं से ये क्या इंडिया की बेस लाइन है, ये क्या इंडिया की बेस लाइन से पानी स्टार्ट होता है, यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल तक बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, यहाँ तक बोला गया कि ये इंडिया है। अब इसके बाहर से जाता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, क्या 200 नॉटिकल माइल्स, इसको क्या बोला गया है, ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, ZONE, ये अच्छा बना लेते हैं अपन इंडिया, ठीक है, हमारा इंडिया हो गया पूरा। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक हम बोलेंगे इसको कि भाई हमारा टेरिटोरियल वाटर है, यहाँ तक इंडिया है। यहाँ तक अपन कस्टम वालों को कोई भी यहाँ पर शिप दिख गया या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह दिख गया, कोई भी व्हीकल दिख गया, पानी में तो वैसे नॉर्मली शिप ही आने वाला है, 12 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पे कुछ भी दिख गया तो उसको पकड़ के कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अब भटकता हुआ भी आया तो भी उसको पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता है इंडिया की जो बेस लाइन है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके बाद स्टार्ट होती है हाई सी, HIGHSEA, ये हाई सी होती है, इसमें अपन कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपने को इंडिया की डेफिनेशन समझना है, MCQ में पूछा जाता है। आप चाहो तो लिख लो, अपना इंडिया अच्छे से बना लेना बस, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ कि भैया इंडिया इंक्लूड करेगा कि टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर नीचे दे रखा हो, टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है। नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या, जैसे किलोमीटर होता है ना, ऐसी पानी को नापने के लिए नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक नॉटिकल माइल्स में कितना होता है, 1.853 किलोमीटर या फिर 1.1515 माइल्स। इसको ये याद नहीं करना है, तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा हुआ कि एक नॉटिकल माइल्स में 1.853 किलोमीटर होता है, बस नॉर्मली आप रख सकते हो, याद मत रखना, बस नॉर्मली आपको समझाने के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक आप कस्टम लगाएंगे। कोई भी जहाज भटकता हुआ दिख गया 12 नॉटिकल माइल्स में, इंडिया खत्म, इंडिया की ये जो बेस लाइन खत्म, यहाँ से पानी चालू होता है, टिप 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 बरसा पानी, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स में अगर अपने को कोई भी शिप दिख गया, भटकता हुआ भी दिख गया, गलती से भी आ गया, उसको पकड़ के कस्टम एक्ट उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, सिंपल बात है। अब अपन आगे जाते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैंने आपको बता दिया, यहाँ से बेस इंडिया की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स, या फिर मैं दूसरी चीज ये भी बोल सकता हूँ कि ये हमारा 12 नॉटिकल माइल्स खत्म, यहाँ से वन कितना होगा, 200 माइनस 12, 188 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और होगा, ये भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैंने पढ़ा दिया, 200 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा, कहाँ से, इंडिया की जो बेस लाइन होती है वहां से, याद रखना है जी, बिल्कुल याद रखना है, MCQ में आपसे पूछ लिया जाएगा। 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, कहाँ तक लगेगा ये हमारा, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कस्टम एक्ट लगने वाला है। उसके बाद हाई सी होती है, हाई सी क्या होती है, 200 नॉटिकल माइल्स जो खत्म होगा हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद हाई सी स्टार्ट होती है, जहाँ पे किसी का राज्य नहीं होता, सबका कॉमन राज होता है, मतलब हर एक कंट्री का कॉमन राज होगा। 200 नॉटिकल माइल्स का हाई सी स्टार्ट होगी, वहाँ किसी का राज्य नहीं होगा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं सभी का कॉमन राज्य हो सकता है, सिंपल याद, इतना याद रखना। कन्वेंस मतलब, कन्वेंस मैंने आपको समझा है, कोई भी वेसल आ रहा है, सामान लेके आ रहा है, सामान लेके आ रहा है, सामान उतारा वापस जा रहा है, सामान लेके आया सामान उतारा वापस जा रहा है, उसको बोलते हैं कन्वेंस, ठीक है। जैसे कि ये वेसल आया, सामान लाया, वापस जा रहा है, ठीक है। एयरक्राफ्ट है, व्हीकल है, स्पेसिफिक टर्म आर वेसल के लिए, वेसल किससे आएगा, सी से आएगा, वेसल बोले तो पानी का जहाज, पानी से आएगा, व्हीकल किससे आएगा, लैंड से आएगा, सिंपल सी बात है। कन्वेंस की मीनिंग या समझाने के लिए लिखा हुआ, याद नहीं करना इसको। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ना, गुड्स के अंदर जो चीज क्लियर की हुई है, गुड्स किसको मानेंगे, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। अगर ये क्या होता है, इनको एज अ गुड्स लेके आते हैं कि भाई इंडिया में इनको बेचेंगे लाके, या फिर अपन ने मंगाया 10 व्हीकल, 10 वेसल ट्रक वगैरह इंडिया के बाहर से मंगाया, एयरक्राफ्ट में तो बहुत रईस इंसान हूं, मैंने मंगाया, खुद के लिए मंगाऊं चाहे बेचने के लिए, तो पोर्ट पे उतरा जाएगा तो वो तो गुड्स है ना,
10 वैसल मंगवाए मैंने यहाँ के लिए, इंडिया में घूमने फिरने के लिए, ऐश करने के लिए, तो इस पे तो कस्टम लग जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा कन्वेंस आते हैं कि एक वैसल आया, सामान उतार के निकल जाएगा वापस, उस पे हम कस्टम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वो कन्वेंस है हमारा, उस लाने ले जाने का साधन है, ठीक है। अब होता है ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड्स का मतलब कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ड्यूटीएबल गुड्स, ड्यूटी का मतलब होगा कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटीएबल गुड्स मतलब जिस पर कस्टम लगाया जाएगा, कोई भी गुड्स है जिस पे अपन कस्टम ड्यूटी लगाएंगे उसको बोलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। इंपोर्ट रिपोर्ट क्या होता है, जब कोई भी इंपोर्ट होता है, कोई भी वेसल से आओ, चाहे लैंड से आओ, चाहे एयरक्राफ्ट से आओ, किसी से भी आते हो, जो बंदा इंपोर्ट लेके आ रहा, बोल के चलता हूँ कि लैंड से आता है तो ड्राइवर हो गया, वेसल आया तो उसका मास्टर हो गया, एयरक्राफ्ट से आया तो उसका पायलट हो गया। वो क्या कर रहा है, पर्सन इंचार्ज, जो लेके आया है सामान, जो उसका इंचार्ज है भाई, उसकी गारंटी है, मतलब उसका पूरे पेपर वगैरह होंगे, हाँ भाई इतना सामान में लेके आया हूँ, कुछ भी डैमेज वगैरह होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। वो देखता है चीजों का, उसको क्या करना होगा, कस्टम डिपार्टमेंट, सॉरी कस्टम पोर्ट है, ये इंडिया है, यहाँ पे कस्टम पोर्ट है, यहाँ पे कस्टम पोर्ट, या तो पानी के थ्रू वो यहाँ जाएगा, या तो पानी के थ्रू यहाँ जाएगा, ठीक है। इन दो जगह ही जाएगा, और कहीं ये पूरी बाउंड्री बनी हुई है, तो तू इंडिया के अंदर एंटर कर ही नहीं सकता। तो कस्टम पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद ही कोई व्यक्ति एंटर कर सकता है। तो उसको बोला गया कि 12 घंटे के अंदर अंदर तेरा जहाज आ गया, 12 वैसल आ चुका है तेरा, 12 घंटे के अंदर अंदर इसको क्या करना होगा, अपने को क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या होगा, इम्पोर्ट रिपोर्ट देना होगी कि भाई ये सामान आया हुआ है। कोई वैसल चला के आया, कोई भी व्यक्ति लैंड के थ्रू आया, तो ऑफिसर्स को 12 घंटे के अंदर अंदर इम्पोर्ट रिपोर्ट उनको प्रोवाइड करनी होगी कि भाई ये सामान आया हुआ है, आप देख लो, चेक कर लो, ठीक है। बस दैट्स इट। बम वगैरह तो नहीं लेके आ गए इंडिया के बाहर से, इसीलिए, ठीक है। ये हो गया हमारे स्टोर्स का मतलब क्या होगा, स्टोर्स का मतलब कोई भी फ्यूल वगैरह, जैसे वेसल आया तो उसमें फ्यूल लेके आया होगा भाई, एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेके आया होगा, 5-10 टन की फ्यूल एक्स्ट्रा भी लेके आया होगा कि भाई कहाँ इंडिया में हम फ्यूल वगैरह खरीदेंगे, महंगा होगा। या फिर कोई ऐसा पार्ट स्पेयर वगैरह लेके आए कि भाई कुछ टूट टाट ना जाए आइटम, अपन चेंज कर लेंगे तुरंत, जहाज का कोई भी आइटम टूट गया तो तुरंत चेंज कर लेंगे भाई, कि भाई इंडिया में कहाँ खरीदेंगे। तो अगर कोई भी गुड्स वगैरह वो लेके आया, कोई भी आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट, वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग, मतलब कि अभी फिटिंग करनी हो, ठीक नहीं करनी हो फिटिंग, तो उसको भी स्टोर्स बोलेंगे, उस पर कभी कस्टम नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोर्स लिखा हुआ है, स्टोर्स इनका स्टोर, जो अपन नए लेके आए इनके स्टोर, सामान वगैरह लाते हैं इन पे तो कस्टम लगेगा। लेकिन कोई व्हीकल कन्वेंस लेके आयो, वो फ्यूल वगैरह लेके आया कि भैया, क्यों जब जो जाएगा तो वो डाल लेगा फ्यूल वगैरह, कोई भी आइटम उसका टूट टूट गया है तो वो बदलने के लिए रखा हुआ है, ले बदल लेगा, अभी कभी कुछ की चीज टूट गई तो इन पे कस्टम नहीं लगाया जाएगा, उसको नाम ही स्टोर्स बोला गया। अब स्टोर की मीनिंग या डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ चांसेस नहीं, ठीक है। अब अपन मैं आगे बढ़ता हूँ, पर्सन इंचार्ज कौन होते हैं। पर्सन इंचार्ज मतलब कौन हो गया, जिसकी गारंटी होगी भाई, जैसे कि ट्रक से कोई बंदा सामान लेके आया तो उसकी गारंटी होती है ना, गारंटी इन द सेंस कि वो पूरा लेके आएगा भाई, ये सामान आया, ये सामान आया, ये चीजें हैं, ठीक है सर, उसको चीजें पता होती है। वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जिम्मेदारी लेता है कि हाँ भाई यार ये हम लोग सामान लेके आए, इस व्यक्ति का सामान है। तो पर्सन इंचार्ज कौन होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली, थ्योरी में पूछा गया, 4 नंबर। अगर वेसल चला के आया तो उसका मास्टर, याद रखना, वेसल से आया है, वेसल अगर आया है तो उसका मास्टर पर्सन इंचार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर एयरक्राफ्ट से आया तो कमांडर या फिर पायलट, ठीक है सर। ट्रेन से आया तो उसका कंडक्टर या फिर गार्ड, ठीक है। व्हीकल से आया तो उसका उसका ड्राइवर, व्हीकल से आया तो उसका ड्राइवर पर्सन इंचार्ज होगा। और इस पर्सन इंचार्ज को 12 घंटे के अंदर अंदर आ गया, इंपोर्ट हो गया सामान, मतलब कस्टम पोर्ट पे खड़ा है, 12 घंटे के अंदर अंदर इसको इंपोर्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी हमारे कस्टम ऑफिसर को, सिंपल, ठीक है। और कोई अदर कन्वेंस है तो पर्सन इंचार्ज, जो भी बंदा चला के लेके आया उसको पर्सन इंचार्ज बोलेंगे। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है, डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ इंडिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया डीटीए बोलते हैं। डीटीए का मतलब हो गया कि कौन सा ऐसा एरिया जहां पे हम कस्टम लगाएंगे, कहाँ कहाँ कस्टम लगाएंगे, पूरे इंडिया में कस्टम लगा दो, ठीक है। इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, टेरिटोरियल वाटर में भी लगा दो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी लगा दो, बट डज नॉट इंक्लूड या स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। होता क्या है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, एसईजेड में दिया गया, या फिर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, अगर इन दो जगह पे दिया गया है तो हम कस्टम नहीं लगाएंगे। बाकी पूरे इनको क्या किया गया, इंडिया के बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया इंडिया के बाहर से, मतलब इन पे हम कस्टम लगाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर तो मैंने समझा दिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, जैसे कि इंडिया का लैंड मास है, ऐसा इंडिया का लैंड मास, ऐसा नीचे की मतलब जमीन है इंडिया की, और पानी यहाँ से स्टार्ट होता है, जी ये इंडिया की बेस लाइन से पानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो एरिया होगा इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब कि इंडिया का ही हिस्सा माना जाता है इसको। इस पर कोई भी शिप वगैरह पकड़ा गया तो उस पर कस्टम ड्यूटी उसको पे करना होगा, ठीक है, ठीक है, सीधी सी बात। एसईजेड क्या होता है, 100% इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स क्या होते हैं, देखो आप ना कहाँ गए हो,
कोलकाता में हो, कोलकाता में छोटी सी जगह की भैया उसका एड्रेस देता हूँ मैं आपको, सेल्ट लेक सिटी सेक्टर 5 कोलकाता। ठीक है, आप पुणे गए हो, पुणे पुणे ये सिटी है, पुणे के अंदर भैया हिंजवाड़ी एक जगह है। यहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया गया है, गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। ठीक है, तो वो क्या करती है कि स्पेसिफिक एरियाज सेलेक्ट कर लेती है। भैया कोलकाता में क्या है भाई, मेरे को नहीं पता, कोलकाता तो मैं कभी गया नहीं। सेल्ट लेक सिटी करके एक जगह है, यहाँ पे क्या बहुत सारी कंपनीज को इन्वाइट करती, आप यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाओ, आप यहाँ से काम स्टार्ट करो, आप अपने यहाँ से ऑफिस डालो, हम इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में देंगे, हम डायरेक्ट टैक्स कम लेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स कम लेंगे। अगर ये लोग क्या करते हैं, अगर इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो इन पे हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में क्या करना है भाई, आप इधर उधर फैक्ट्री लगाओ। इससे बेस्ट है कि एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, मतलब एक लोकेशन गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि भाई आप पुणे जा रहे हो तो ये हिंजवाड़ी एक जगह है, यहाँ पे अगर अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाओगे तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दे कि भाई ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। या फिर EOQ है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, आप यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाओ तो हम आपको सब्सिडी वगैरह बहुत सारी सब्सिडीज देंगे, गवर्नमेंट चाहती है। और कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें गवर्नमेंट चाहती है। तो हर एक जगह बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी जगह है जहाँ को इन्होंने फिक्स कर रखा है इतना एरिया कि भाई आप ये एरिया, यहाँ पे आप अपना सेटअप वगैरह डालो जो भी आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम कस्टम ड्यूटी हो गया, GST हो गया, हम यहाँ पे चार्ज नहीं करते, बहुत सारे बेनिफिट दिए गए। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि भैया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स है जहाँ पे ये लोकेटेड है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे हम कस्टम नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एसेसेबल वैल्यू। यहाँ पे आते हैं सबसे पहली चीज, कोई भी गुड्स जब आप इम्पोर्ट करते हो या फिर कोई भी गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो तो किस वैल्यू पर किस वैल्यू पर हम कस्टम ड्यूटी लगाएं। सपोज करो ये कैलसी है, ये कैलकुलेटर है, मैं इंपोर्ट करके लाया हूँ 1 लाख रुपए का इंडिया के बाहर से, 10% कस्टम ड्यूटी है। तो मैं क्या चाहूंगा यार, 1 लाख रुपए का सामान लाया, 10,000 रुपए क्या लगने वाला है, कस्टम ड्यूटी लगने वाला है। तो मैं यही चाहूंगा कि यार इसकी रेट में कम से कम बताऊं, मैं ऑफिसर को बोलूँ ये 1 लाख रुपए का नहीं 50,000 का लेके आऊँ, मैं तो यही चाहूंगा ना, मैं तो चोर इंसान हूँ, मैं तो यही चाहूंगा कि कम से कम मेरे को क्या कस्टम ड्यूटी पे करना पड़े, सिंपल सी बात है। तो मैं तो यही बोलूंगा भाई 50,000 का, 20,000 का, 10,000 का कम से कम चाहूंगा। तो इसलिए, या फिर मैं कोई भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कम से कम इसकी मैं वैल्यू बताऊं कि मेरे पे कम से कम कस्टम ड्यूटी लगे, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या बोला गया, वैल्यूएशन रूल, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 में। को गवर्नमेंट भी बोलती है कि तू चोर है तो हम महाचोर हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने पूरा एक वैल्यूएशन का रूल बना दिया, पूरा एक चैप्टर बना के भेज दिया हमारे सामने। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, चैप्टर नंबर 3 है वैल्यूएशन अंडर GST अंडर कस्टम। ठीक है, ये पूरा ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट करना अपने को, कस्टम ड्यूटी कैसे वो वैल्यू कैसे, इस जो कैलकुलेटर इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें उन्होंने ऑटोमेटिकली बता दिया पूरा चैप्टर डाल के। तो कोई भी गुड्स जब इम्पोर्ट होगा ना, याद रखना MCQ में पूछते हैं, चैप्टर 3 में अपने काम में आने वाला है। कोई भी गुड्स जब इम्पोर्ट होगा उसकी उसको अपन वैल्यू करेंगे CIF वैल्यू बेसिस पे। CIF मतलब इस कोई भी गुड्स अगर इम्पोर्ट करते हो तो इसकी कॉस्ट ले लो, इसका इंश्योरेंस ले लो भाई, आने जाने में टूट गया होगा, और इसका फ्रेट, अगर फ्लाइट से आया है, वेसल से आया, लैंड से आया, अगर यहाँ तक आने तक का फ्रेट ले लो, इस पर अपन क्या कस्टम ड्यूटी चार्ज कर देंगे। सिंपल सी बात, याद रखना CIF बेसिस, याद रखना है क्या, CIF बेसिस। कोई भी गुड्स जब एक्सपोर्ट करते हो, MCQ में पूछते हैं, चैप्टर नंबर 3 में हमारे बहुत काम आने वाला है। एक्सपोर्ट करते हो तो उसको उस वैल्यू पर टैक्स लगाएंगे। कौन सी वैल्यू पर टैक्स लगाएंगे, FOB वैल्यू पे लगाएंगे। FOB का मतलब हो गया फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड, कोई भी गुड्स है, ये गुड्स एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ मैं, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब हो गया कि अगर मैं वेसल से लेके जा रहा हूँ तो मैंने उसको वहां तक चढ़ाने तक का खर्चा, मतलब इसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन भाई मैं एयरपोर्ट लेके गया या मतलब कस्टम पोर्ट पे लेके गया, ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का खर्चा कहाँ तक, पोर्ट तक। ठीक है सर, पोर्ट के बाद वहां पे मैंने वेसल में चढ़वा तक दिया, वहां का लोडिंग अनलोडिंग जो भी है, पैकिंग वैकिंग सबका चार्जेस इंक्लूड करके इसको बोल दूंगा FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब कि वेसल हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, अगर ट्रक वगैरह वहां तक चढ़ाने तक के सारे खर्चे को मैं क्या वैल्यू का पार्ट बनाऊंगा और उस पर कस्टम चार्ज करूंगा। वैल्यू का पार्ट मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पर हमको कस्टम लगानी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, याद रखना है जब आप इंपोर्ट करते हो तो CIF बेसिस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बेसिस पे करना है। सारी चीजें बताऊंगा, चिंता मत करो, चैप्टर 3 में सब समझ आएगा, अभी बस सुन लो। जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो उसको FOB बेसिस, FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पर मैं इसकी वैल्यूएशन करता हूँ, मतलब वैल्यू निकालूंगा इस बेसिस पर और उस पर हम कस्टम लगाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा हुआ कि एसेसेबल वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट गुड फ्री ऑन बोर्ड लिखा हुआ, उसके नीचे फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या हो गया, समझा दिएगा कि सारे के सारे खर्चे, कोई भी गुड्स को लोड करने तक के खर्चे, फ्री ऑन बोर्ड, FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड, कोई भी गुड्स को लोड करने तक के खर्चे, मतलब कि ये वेसल है भाई, इसमें लोड करा जा रहा है, यहाँ तक के सारे खर्चे, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह, पैकिंग चार्जेस कमीशन वगैरह जो भी दिया होगा एक्सपोर्ट करते टाइम पे, यहाँ तक के सारे खर्चे लेने हैं। ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलेंगे इसको, इसको वैल्यू बोलेंगे, इस पर कस्टम ड्यूटी आप लगा दो। ठीक है, CIF का मतलब होगा कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, जब कोई गुड्स आएगा उसका कॉस्ट ले लो। ठीक है,
इंडिया के बाहर से इंडिया तक आने तक का इंश्योरेंस ले लो और इसका जो भी फ्रेट लगा है वो ले लो, तो वो चीज़ रखी हुई है। ठीक है, याद करना है जी, बिल्कुल याद करना है। और चैप्टर नंबर 3 में काम भी आने वाला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कमस्टेंसेस ऑफ लीव ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हम कब लगाएंगे, मतलब इसका हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, ओफू है ये। ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारे आपके समझने के लिए ये वाली लाइन। इट मीन्स व्हेन टू चार्ज दी कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी कब लगाएं, कोई गुड्स आया है, कोई गुड्स जा रहा है, कोई गुड्स कस्टम पोर्ट पे रखा हुआ है, तो कब लगाएं कस्टम ड्यूटी। तो इसमें दे रखा हुआ है कि व्हेन द गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया। अब होम कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, शांति रखो। जब हम गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए ले जाएंगे, देखो वेसल से सामान आया, ये वेसल है, ठीक है, ये वेसल है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है भाई, पूरा मस्त पोर्ट है, ये सामान रखा हुआ है हमारा। तो जैसे ही सामान आ गया, क्या हम उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दें भाई, नहीं। ठीक है, जैसे ही सामान आ गया, क्या कस्टम ड्यूटी लगा दी, नहीं। ये सामान उतर गया, जब कस्टम ड्यूटी लगा दी, नहीं। मान के चलो मैं इंपोर्टर हूँ, मैं ये बंदा खड़ा हूँ, मेरा सामान आ गया, मेरे को फोन आ गया, भाई तुम्हारा सामान आ गया, जहाज में रखा हुआ है। तो मैं गया, भागा 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 गया कस्टम पोर्ट पे चला गया। कस्टम पोर्ट बोले तो भैया इनके डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सामान आएगा, यहाँ ऑफिसर्स वगैरह खड़े होंगे, चेक करेंगे तुम भाई बारूद बारूद तो लेके नहीं आए हो, गन वगैरह तो लेके नहीं आए हो, ऐसी कुछ ऐसी चीज इलीगल चीज तो लेके नहीं आए हो, चेक करेंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, तुम्हारे पास सामान दे देंगे। अब इसमें दो चीजें होती हैं। मैं गया, मैंने बोला कि मैं सारी चीज़ें फाइल वाइल कर दूंगा, हाँ हाँ भाई ये मेरा गुड्स है, मैं कस्टम ड्यूटी पे कर दूंगा। तो दो चीज़ होती हैं कि या तो मैं इनको घर ले जाऊं तुरंत, या तो मैं घर ले जाऊं तुरंत, घर ले जाऊं, ठीक है भैया कस्टम ड्यूटी पे करो, तुरंत घर ले जाऊं। तो जब आप घर ले जा रहे होगे तो यहाँ पे हम तुरंत तुम पे कस्टम ड्यूटी चार्ज कर देंगे, तुमसे ले लेंगे। दूसरी चीज़ होती है कोई गुड्स आया हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं घर नहीं ले जा रहा, घर पे जगह नहीं है, बहुत सारा गुड्स है, तो मैं बोलता हूँ इनके वेयर हाउसेस भी होते हैं बहुत बड़े बड़े, कस्टम के वेयर हाउसेस होते हैं, थोड़ा बहुत चार्जेस लेते हैं, इंटरेस्ट का चार्जेस वगैरह लेते हैं, रेंट वगैरह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि ये गुड्स को घर ना ले जाते हुए मैं इन वेयर हाउसेस में रखवा दूँ। तो ये कस्टम डिपार्टमेंट की मस्त वेयर हाउसेस होते हैं। तो दो चीज़ हो गई इन केस में, कोई गुड्स आया, या तो मैं डायरेक्ट घर ले जा रहा हूँ तो तुरंत वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करो, या फिर अगर मैंने वेयर हाउस में रखवाया, ये वेयर हाउस इन्हीं के होते हैं, अपने को एंट्री नहीं मिलती, बिना परमिशन के अपन यहाँ अंदर देख भी नहीं सकते, ये इन्हीं के होते हैं, या तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे रखवा दो, यहाँ पे रखवा दिया, ठीक है सब। लेकिन जब यहाँ से जब अपन गुड्स क्लियर करेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब भी अब यहाँ से कस्टम के वेयर हाउस से बाहर निकालेंगे ना गुड्स, तब उस टाइम पे तुमको कस्टम ड्यूटी पे करना होगा। तो दो केसेस बन गए, अगर मैं डायरेक्टली घर ले जा रहा हूँ तो तुरंत पे कर दो, अगर मैं कस्टम वेयर हाउस में रखवा रहा हूँ तो जब मैं वेयर हाउस से लेके जाऊंगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, तब उस टाइम पे आप कस्टम ड्यूटी पे कर देना, सिंपल सी बात यहाँ पे दे रखी हुई है, ठीक है सर। चीज़ें रफ दी कर दी अपन ने। क्या दे रखा हुआ है कि भैया वेन गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, याद रखना इस चीज़ को। कोई इंपोर्ट गुड्स हुआ है, जब गुड्स को जब मैं होम कंजम्पशन के लिए लेके जाऊंगा उस टाइम पे अपने को क्या लगाना है, कस्टम ड्यूटी। और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फिल्ड, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन मैं लिख के दूंगा, मैं घर ले जा रहा हूँ, बिल ऑफ एंट्री फिल करके दूंगा होम कंजम्पशन, तो यहाँ पे अपने को कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। और एक और चीज़ इसी में लिखना है भाई, डेट ऑन विच गुड्स क्रॉस दी कस्टम बैरियर, तीनों नाम से अपन लिख सकते हैं, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों में से कुछ भी नाम आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू वगैरह में, बताओ कस्टम ड्यूटी कब चार्ज करें, इनमें से एक कोई दे देगा, बाकी इनमें से कोई भी एक दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को रखना है कि भैया होम कंजम्पशन के लिए ले जा रहा हूँ, या फिर हमारा कोई गुड्स है कस्टम बैरियर से क्रॉस कर गया, मतलब कस्टम के बाहर आ चुके हैं अपन, ठीक है, या फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, तीन चीज। और दूसरी चीज क्या दे रखा है कि भैया वेयर हाउसेस में रखा हुआ गुड्स, अब वेयर हाउस से जब अपन घर लेके जाएंगे, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, व्हेन गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस, वेयर हाउस में रखा हुआ है गुड्स 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए, अब मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ घर, यहाँ पे लगा दूं कस्टम ड्यूटी। या फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फिल्ड फ्रॉम वेयर हाउस से फिल करके दूंगा, हाँ भाई अब मैं घर गुड्स लेके जा रहा हूँ घर पे, ठीक है सर, यहाँ पे लगा दूं। तीसरे नाम से ये भी आ सकता है कि भैया व्हेन द गुड्स आर क्रॉस्ड फ्रॉम दी कस्टम बैरियर, कस्टम के बैरियर से छूटना, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट कस्टम ऑफिस से बाहर सामान को लेके आना, उस टाइम पे अपने को कस्टम ड्यूटी अपनी लग जाएगी। फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स के लिए अब बात करते हैं, अभी अपन इंपोर्ट कर रहे थे, अब अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो एक प्रॉपर ऑफिसर से आप चेक करेंगे ये कोई इलीगल आइटम तो नहीं, बंदूक तो नहीं भेज रहे हो तुम, कोई बारूद तो नहीं भेज रहे हो, तो पहले चेक कर लेगा, फिर ऑर्डर करेगा कि हाँ भाई ये गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, भाई इसको चढ़ा दे, इसको वेसल में चढ़ा दे, इसको लैंड से जा रहा है तो ट्रक में चढ़ा दे, या फिर इसको एयरक्राफ्ट में चढ़ाने तक का ऑर्डर दे दिया जाएगा, उस टाइम कस्टम कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें क्या लिखा है, व्हेन प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिट कर रहा है, क्लियरेंस ग्रांटेड मतलब कि हाँ भाई इसको आप ले एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या देखना, एंट्री आउटवर्ड इसका मतलब है, एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन टू लोडिंग चालू करवा देना, ठीक है, मतलब कि ये चीज याद रखना कि वे परमिट कर रहे हैं क्लियरेंस फॉर दी ग्रांटेड, आप बाहर ले जा सकते हो, तो यहाँ पे अपन कस्टम चार्ज कर देंगे, सिंपल, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच
नो ड्यूटी विल बी लीवेड। ऐसी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे कस्टम ड्यूटी हम लीवेड नहीं करेंगे। यहाँ पे ड्यूटी का मतलब होगा कस्टम ड्यूटी, ठीक है। पिलफरेज गुड्स, यहाँ पे लिखा है चोरी होना, ये अपनी लैंग्वेज है भाई, टेंशन नहीं लेना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग अपन ने अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या मतलब हो गया इसका, चोरी होना। कोई गुड्स है भाई, जब मैं इंपोर्ट कर रहा था, कोई गुड्स है इंडिया के बाहर से आया, तो वो गुड्स क्या हुआ, चोरी हो गया। लेबर वगैरह उठा के ले गई। 1 लाख रुपए के कैलकुलेटर लेके आया था मैं, ठीक है, और इसमें से कोई लेबर वगैरह 2-4 कैलकुलेटर ले गए, ठीक है। तो कस्टम बोर्ड पे सामान रखा हुआ है, मैं कस्टम डिपार्टमेंट के पास गया कि मेरा गुड्स से चोरी हो गया। तो जो गुड्स से चोरी हो गया उस पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एक तो नुकसान हो गया और ऊपर से तुम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। तो बोला गया पिलफरेज अगर हुआ है, पिलफरेज मतलब चोरी होना, इस पर पूछते हैं, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि भैया गुड्स पिलफरेज हो गया, कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, क्या लगेगी, ठीक है। तो कब तक नहीं लगेगी, क्या दे रखा है, नो ड्यूटी इज पेबल इफ द पिल्फरेज इज फाउंड बिफोर क्लियर फ्रॉम द कस्टम। मान के चलो मैं खड़ा था वहां पे, कस्टम पोर्ट पे खड़ा था, मैंने गुड्स को क्लियर करा लिया और मैं अब गुड्स क्या कस्टम डिपार्टमेंट से बाहर लेके आया, अपने व्हीकल से लेके आ रहा हूँ। अब उसके बाद अगर गुड्स कोई चोरी कर लेता है तो कस्टम लगेगा। कस्टम डिपार्टमेंट में गुड्स रखा हुआ है, ऑफिसर की निगरानी में रखा हुआ है गुड्स। अगर उस टाइम पे चोरी होता है तो ही कस्टम ड्यूटी से हम बच सकते हैं। अगर बाद में चोरी होता है, मैं घर लेके आ रहा था, रास्ते में चोरी हो गया, तब थोड़ी ना है, कस्टम ड्यूटी तो लग चुका है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना होता है, कस्टम डिपार्टमेंट तक आना, ये वैसल आया, ये गुड्स है, ये उतर रहा है, कस्टम डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, कस्टम के पास उनकी निगरानी में प्रॉपर निगरानी रहती है, इधर से उधर गुड्स नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी अगर चोरी वोरी होता है तो कस्टम ड्यूटी छोड़ दी जाती है, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो सिंपल सी बात है, बिफोर क्लियर फॉर होम, आप घर के लिए ले जाने से पहले अगर वहाँ पे पिलफरेज होता है तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और इम्पोर्टर डज नॉट हैव, और इसमें क्या दे रखा है, इम्पोर्टर को प्रूव नहीं करना होता है, लीगली वो लेके नहीं आना पड़ता है कि कोर्ट में गया है या फिर उसको एफआईआर वगैरह कराएगी भैया मेरा गुड्स चोरी हो गया, नहीं, ये सब प्रूव नहीं करना होता है, सिंपल ही बताना होता है साहब 1 लाख ये बिल दिखा दिया भाई, 1 लाख का सामान था, चोरी हो गया, 50,000 का सामान चोरी हो गया तो 50,000 पे हम कोई कस्टम नहीं लेंगे। और इफ द इम्पोर्ट ड्यूटी इज पेड बिफोर फाइंडिंग दी पिलफरेज, मैंने क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी पे कर दिया, गुड्स वहीं कस्टम डिपार्टमेंट के पास रखा हुआ है, वहीं पे रखा हुआ है, उस ड्यूटी पे कर दिया। मैं घर ले जा रहा था, उससे पहले मैंने देखा कि अरे बाप रे चोरी हो गया 50,000 का गुड्स। तो उस टाइम पे अभी चोरी हुआ मतलब कि डिपार्ट वहीं खड़े हुए, अपन ने तो पे अकेला कर दिया ना, खड़े तो वहीं है ना, उनके डिपार्टमेंट की निगरानी में रखा हुआ है सामान, और बस अपन ने कस्टम ड्यूटी पे किया हुआ है। तो उस केस में क्या बोला जाएगा कि अपन जब ऑफिसर को बोलेंगे कि साला 50,000 का गुड्स गोल है, झोल कर दिया तुमने, चोरी हो गया यहाँ से, तो रिफंड ले लो। अगर आपने कस्टम ड्यूटी पे भी कर दिया तो तुरंत आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। देयर शैल बी नो ड्यूटी लाइबिलिटी ऑन सैंपल ऑफ गुड्स कंज्यूम और डिस्ट्रॉय हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्टिंग और एग्जामिनेशन। कोई ऐसा कोई गुड्स लेके आया, जैसे कि मैं कोकोनट लेके आया इंडिया के बाहर से, कस्टम डिपार्टमेंट वाला बेवकूफ इंसान, उसको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ इन्होंने बंदूक या फिर ड्रग्स भर रखा हुआ है, अल्कोहल कुछ भी भर रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, फोड़ के देखेगा, खा के देखेगा, टेस्ट कर रहा है, कोई भी गुड्स को टेस्ट कर रहा है, कौन, ऑफिसर टेस्ट कर रहा है, और टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो सैंपल गुड्स है भाई, उस टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर रहा है, उस पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। पिलफरेज देखो दो चीजों में नहीं लगेगी, एक होती पिलफरेज वाला केस होता है, दूसरी चीज होगी सेक्शन 23, इन दो केसेस में हम कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस अपने को देखनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा पिलफरेज क्या होता है, सिंपल आपने को रखना है कि नो ड्यूटी शैल बी, कहानी हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कि हिंदी में इन द सेंस आप हिंदी लैंग्वेज में मत लिख के आना, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिख के आना, लॉ की लैंग्वेज में अपने को नहीं लिखना है कि नो ड्यूटी शैल बी पेबल इफ द गुड्स if the pilferage is found before the goods are cleared for home consumption, घर जाने से पहले लग गया, ठीक है। और importer does not require to prove the pilferage की भी चोरी हुआ है, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर if duty is paid before the pilferage found then it can be refund, हम उसको रिफंड करा सकते हैं। नो ड्यूटी shall be paid on sample goods, सैंपल गुड्स जो कंज्यूम कर ली गई, डिस्ट्रॉयड कर ली गई, या फिर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग पर्पस, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए यूज किया, तो अपने को कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना है। और यहाँ पे तो मैं कंडीशंस कौन कौन सी सेटिस्फाइड करने की वो भी अपने को बताना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस होती नॉर्मल सी सिंपल सी 3 कंडीशन है, बता देता हूँ कि इम्पोर्टेड जो गुड्स है, पिलफरेज, झूठ मत बोलना कि साहब हमारा गुड्स चोरी हो गया, सच्ची में होना चाहिए पिलफरेज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज है पिलफरेज शुड हैव बीन अकर्ड आफ्टर द गुड्स आर अनलोडेड बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर मेक फॉर ऑफर, इसका मतलब वही सी सिंपल सी चीज बोली गई है कि गुड्स अनलोड हो गया, घर होम कंजम्पशन क्लियर करने से पहले, क्या बोला गया कि मेक्स एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, उससे पहले, बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स, मतलब कि उसने बोला घर ले जाओ,
और वो वहां से चला गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आई। जहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर उसके बाद अगर चोरी होता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जब तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कस्टम डिपार्टमेंट पर रखा हुआ सामान और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो उस गुड्स पर, चोरी हुआ वो गुड्स, उस पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात बोल रहा है, ठीक है। द पिल्फरेड गुड्स शुड नॉट हैव बीन रिस्टोर्ड बैक टू द इंपोर्टर, चोरी हुआ था गुड्स, थोड़ी देर बाद वो लेबर वगैरह ले गई थी, वापस ले आई, तो उस पर तो लगाएंगे ना। सिंपल सी बात बोल रहा है, तो 3 कंडीशन अपने को कंप्लाई करना जरूरी है। ओके, अब सेक्शन 23 में क्या बोला गया? रिमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन, मतलब ड्यूटी रिमिशन मतलब छोड़ दी जाएगी। अगर कोई गुड्स है भाई, ये वेसल में कोई गुड्स आया, या तो ये खराब वगैरह हो गया, नेचुरल क्लामिटी वगैरह, भैया फायर लग गया, या फिर ये डूबने वाला था, मुश्किल से बचा के लाए, ठीक है, ये कैल्सी थे, इनमें पानी भर गया, खराब हो गया वेसल के अंदर, या फिर कस्टम पोर्ट पे भयंकर बाढ़ आ गई, आग लग गया, तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, तो इस केस में हम कस्टम ड्यूटी इन गुड्स के ऊपर नहीं लगाएंगे। जितना गुड्स खराब हो गया, खो गया, ये सब सीधी सी बात, सिंपल सी बात बोला गया। बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मतलब घर जाने से पहले क्लियर कर दिया होम कंजम्पशन के लिए, मतलब वो गुड्स मेरे हाथ में आ गया, मेरी जिम्मेदारी, अब मैं जले, चोरी हो, कुछ भी हो, अब तो कस्टम ड्यूटी नहीं वापस करेगा। सिंपल सी बात है कि भाई वही चीज की कस्टम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक, अगर चोरी वोरी होता है, जलता है गुड्स, तो उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, लेकिन होम क्लियरेंस कर दिया तो उसके बाद तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कस्टम ड्यूटी तो लग चुकी, ठीक है। नो ड्यूटी इन केस ऑफ रिलिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, अगर कोई रिलिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, सिंपल बात है कि मैंने अगर कोई गुड्स था, इंपोर्टेड गुड्स था, 1 लाख रुपए के कैलकुलेटर थे, मैंने बोला है मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, तो अब कस्टम ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा? या फिर मैंने इसको किसी और व्यक्ति को तुरंत हैंड टू हैंड टाइटल ऑफ गुड्स बेच दिया, ये 1 लाख रुपए के कैलकुलेटर लाए, तुमने बोला सर मेरे को चाहिए, मैंने तुमको 1 लाख रुपए के तुरंत, तुमने 1 लाख रुपए दिया, मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिया, तो मैं जिम्मेदारी खत्म, मेरे को कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना, अब वो तुम्हें पे करना है, तुम जानो वो जाने, मेरे को कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात, रिलिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का ये मतलब होता है, ठीक है। और दूसरा मतलब ये भी बोल सकते हैं कि भाई छोड़ दिया, ये गुड्स 1 लाख रुपए के सामान आए थे, मैंने बोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं गया ही नहीं हूँ कस्टम पोर्ट पर, बात खत्म, तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इस केस में क्या किया जाएगा? कस्टम डिपार्टमेंट पहले वेट करता है कुछ टाइम तक, कोई आ रहा है क्या, फिर इसको मार्केट में बेच देता है, बात खत्म, सिंपल सी बात, और अपना पैसा रिकवर कर लेता है, सिंपल। अब ये अलग लाइन है, अब यहाँ से कुछ नई चीज पढ़ते हैं अपन। कोई भी गुड्स, ऑल दी गुड्स, यहाँ पे आते हैं, ये चीजें अपने को एमसीक्यू में भी मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डेरेलिक्ट गुड्स क्या होता है, जेटसम क्या होता है, फ्लोटसम क्या होता है, व्रैक गुड्स क्या होता है, ठीक है। जो कोई भी डेरेलिक्ट, जेटसम, फ्लोटसम या फिर व्रैक, ये चारों के बारे में बता दूं। ब्रॉट और कमिंग इंडिया शैल बी डेल्ट एज विथ एज दे वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। ये जो चारों तरीके के गुड्स होते हैं, पहले इनका मीनिंग समझा देता हूँ क्या होता है, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेरेलिक्ट मीन्स क्या होगा कि भैया कोई वेसल था या फिर कोई कार्गो था, abandoned in a sea without any hope of recovering, मतलब क्या हुआ, कोई भी जहाज था, आ रहा था भाई, पानी वाला जहाज था, वेसल था, आ रहा था, वो डूब गया, उसके कोई चांसेस नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, बहता 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 वह अपने पोर्ट पे आ गया, और किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई चलो ये गुड्स मेरे को दे दो, ठीक है, जहाज का जो भी सामान है मेरे को दे दो, ये सामान मेरे को दे दो, ये कैलकुलेटर बहते 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 आ गए मेरे पास, मतलब कोई जहाज था डूब गया, उसका सामान क्या बहते 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 आ गए, तब मैं बोलता हूँ चलो मेरे को दे दो, तो कस्टम ड्यूटी पे करो और ले जाओ, इसका मतलब ये बोलता है। जेट सम मतलब कि गुड्स where goods are cast into sea to reduce the weight of ship to prevent sinking and thrown goods sink, क्या बोला गया? जेटसन का मतलब हो गया कि एक जहाज जा रहा था, वेसल जा रही थी, उसको लगा, कैप्टन को लगा यार इसका वेट बहुत ज्यादा है, तो इसमें से कुछ सामान उठा के बाहर फेंक दो, तो वो अरबों रुपए का होता है, क्या जहाज, शिप होता है अरबों रुपए का, वेसल अरबों रुपए का आता है। शिप का सामान कितने का, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20-20 लाख रुपए के सामान रखा हुआ है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, रेदर देन कि हमारा शिप डूब जाए, वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, डूबने की कगार पे आ रहा है, तो इसका क्या, सामान उठा के फेंक दो, तो वेसल ने, मास्टर ने क्या किया, सामान उठा के फेंक दिया। अब जो सामान फेंक दिया और वो बहते 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 कहाँ आ गया, अपने पोर्ट पे आ गया, और तुम्हें मिल गया, मतलब तुम वहीं पे खड़े थे, या फिर तुम बोलते हो कि ये बहते 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 आ गए, तो तुमने बोला कि चलो मेम गुड्स मेरे को दो, तो यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करना होगा, जो भी गुड्स ले जाएगा उसको कस्टम ड्यूटी पे करना होगा। फ्लोट सम बोले तो भैया कोई गुड्स थे, किसी व्यक्ति ने फेंक दिए, फ्लोट करते हुए बहते 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 तुम्हारे पोर्ट तक आ गए, तुमने बोला हमें दे दो, तो तुम ड्यूटी पे कर दो, कस्टम ड्यूटी। व्रैक गुड्स का मतलब हो गया कोई भी वेसल या फिर कार्गो और एनी प्रॉपर्टी विच इज कैश एश्योर्स बाय टाइड आफ्टर शिप व्रैक, मतलब शिप खो गया, कोई शिप था डूब गया, खो गया,
और फिर बाद में वो गुड्स तुमको पोर्ट पे अगर तुम्हें मिल गया, तुमको कस्टम ड्यूटी पे करना है और ले जाना। तो सिंपल सी बात है, चारों तरीके के जो गुड्स होते हैं याद रखना है वर्ड टू वर्ड। ये चारों चार की चार लाइन है, सिंपल बात है, चारों की लाइन याद रखनी। डायरेक्ट पूछते हैं इसमें चारों के बारे में, तो सीधी सी बात है, अगर ये अपने को मिलते हैं, इन पर कस्टम ड्यूटी पे करो, ये दे रखा हो कस्टम ड्यूटी पे करो और घर ले जाओ, बात खत्म है, ठीक है। डेरिवेटिव गुड्स मींस अबेंडेंट हो चुका है, क्या सी में खो चुका है वेसल वगैरह, उसको सामान मिल गया। जेट सम का मतलब क्या कि भैया गुड्स को फेंक दिया गया, ठीक है सर। और फ्लोट सम फ्लोट करते हुए तुम्हारे पोर्ट तक आ गया। ब्रैक गुड्स मतलब कि खो गया था, शिप वगैरह खो गया था, वो उसका सामान वगैरह मिल गया, ठीक है। चारों गुड्स अपने को याद रखना। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड गुड्स और डिटोरेटेड गुड्स, क्या बोला गया, कोई गुड्स डैमेज आया हुआ है तो उस पर तो अपने को ये दे रखा हो ना, डैमेज वगैरह गुड्स लॉस्ट वगैरह हो गया, तो उसके रिगार्डिंग में बोला गया है कि कोई गुड्स डैमेज आया। मान के चलो 1 लाख रुपए का मैंने ये मंगाया हुआ था, 1 लाख रुपए का मैंने ये कैलकुलेटर थे, ठीक है। इस पे लगनी थी 10% कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो कितना होगा, इसका कितना होगा, 10,000 रुपये। हमारे ऊपर 10,000 की ड्यूटी लगनी थी, 1 लाख का मैंने सामान मंगाया था, सिंपल सी बात है। अब भाई 10,000 का सामान क्या हुआ, खराब निकला। खराब निकला मतलब कि बह गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया। अभी अब ऊपर के कंडीशन अपन ने पढ़ी हुई थी। तो अब क्या करेंगे इस केस में, इस केस में अपन ये करेंगे कि 10,000 की ड्यूटी लगनी थी 1 लाख के गुड्स पे। अभी 10,000 का जो गुड्स खराब हो गया, प्रोपोर्शन में ड्यूटी निकालो और उतनी ड्यूटी छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है ना। 10,000 की ड्यूटी लगना तो 1 लाख रुपए के ऊपर। अब 50,000 का गुड्स मान के चलो मेरा खराब हो गया, तो उसके ऊपर ड्यूटी निकालो और वो मत दो, बात खत्म, सिंपल सा है। उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा फॉर्मूला बना दिया है, कुछ भी नहीं, समझा दूंगा कि देखो अब 50,000 का गुड्स क्या हुआ, मेरा डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज, ठीक है। टोटल गुड्स कितने का था, 1 लाख रुपए का टोटल। मैंने ड्यूटी कितनी पे की, 10,000। ये 10,000 की पे की ना ड्यूटी, तो इसका कितना होगा हमारा, डैमेज गुड्स का 5,000 रुपये। मतलब ये अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी हुई, ड्यूटी इतना आप मत दो, इतना ड्यूटी आप मत दो, मत दो, मत दो, मत दो, बात खत्म। बाकी का पे करके आप ले जाओ, इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ दूसरा, अगर समझ में नहीं आया हो। वैसे आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। क्या दे रखा हुआ है, चलो 1 लाख रुपए का सामान था, ठीक है साहब, इसके ऊपर 10,000 रुपये ड्यूटी लगने वाली थी। अब 10,000 का मेरा गुड्स का डैमेज हो गया, 10,000 का गुड्स डैमेज्ड। तो अब मैं 10,000 मतलब 10,000 का गुड्स डैमेज हो गया, मतलब मेरे पास 90,000 के ऊपर ड्यूटी लगना चाहिए। रेट वगैरह कुछ दे नहीं रखी, तो इन्होंने सिर्फ अपने को टोटल दे रखा है कि टोटल 10,000 की ड्यूटी लगनी थी अपने को। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी बताओ कि कितनी ड्यूटी अब नहीं लगेगी, 10,000 टोटल थी, ठीक है। अब मेरा 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब ये प्रोपोर्शनेटली अपन निकाल लेंगे, टोटल 1 लाख के ऊपर ड्यूटी लगने वाली थी, ठीक है साहब। 1 लाख के ऊपर लगने वाली थी कितनी, 10,000। अब बताओ 10,000 के ऊपर कितनी लगेगी, मतलब ये जो डैमेज हो गया कुछ, उसके ऊपर कितनी लगेगी भाई, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये पे ड्यूटी नहीं पे करना, बाकी 9,000 रुपये की अपने को ड्यूटी पे करना है। तो वही चीज उन्होंने बोली गई है, सिंपल सा। ये देखो अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी कितना हो गया, 1,000 रुपये का, मतलब जो अपने को नहीं पे करनी। अबेटमेंट मतलब अपने को जो ड्यूटी नहीं पे करना, नहीं, हिंदी में लिख लो, पे करना, जो ड्यूटी अपने को नहीं पे करना है, जो डैमेज वगैरह गुड्स है, उसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो अमाउंट कितना चाहिए, देखो अमाउंट ऑफ ड्यूटी, ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, वो प्रोपोर्शन वाला सेम फॉर्मूला, वो बस थ्योरेटिकली दे रखा है अपने को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। कि अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल आफ्टर द अवेटमेंट, ड्यूटी टोटल कितनी लगनी थी, 10,000 रुपये, सिंपल सी बात। ये बोल रहा है कि टोटल ड्यूटी कितनी लगनी थी, 10,000 रुपये, ठीक है। ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर बिफोर डैमेज, डैमेज होने से पहले, डैमेज होने से पहले कितना लगनी थी ड्यूटी, 10,000 रुपये, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें से माइनस करो, किस चीज को माइनस करो, वैल्यू ऑफ गुड्स डैमेज। 10,000 के गुड्स डैमेज हुए हमारे केस में, और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स 1 लाख रुपए दे रखी हुई है, और इसको आप इंटू कर दो किससे, ड्यूटी कितनी थी, 10,000 रुपये। यहाँ लिख लेना, पूरा लिखा नहीं हो रहा है पे 10,000। तो ये कितना होगा हमारा, 1,000 रुपये। 10,000 अपॉन में 1 लाख इंटू 10,000 करेंगे तो 1,000 की इतनी ड्यूटी नहीं लगनी। अब इसमें से माइनस करेंगे, किस में से, 10,000 में से। ये 10,000 में से अब 1,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 9,000 रुपये। ये अपने को कितनी ड्यूटी पे करनी, टोटल अपने को 9,000 पे करनी, सिंपल सी बात है। ये ऊपर क्या दे रखा है, आफ्टर अबेटमेंट, हमको ड्यूटी कितनी पे करनी आफ्टर अबेटमेंट, मतलब कि जो डैमेज गुड्स है उसकी ड्यूटी हटा के टोटल आखिरी में कितनी पे करनी, 9,000 रुपये, सिंपल सी बात दे रखा है। वही कैलकुलेशन मैंने समझा दिया, ठीक है। अब नीचे जाते हैं,
ये पता कैसे पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10,000 का गुड्स डैमेज है, ठीक है, ये पता कैसे पड़ेगा? तो दो चीजें हैं, नीचे बोला गया कि देखो मैं तो बोलूंगा ना, मैं तो चोर आदमी हूँ, मैं तो ये बोलूंगा 1 लाख का गुड्स है, मैं तो ये बोलूंगा भैया पूरा का पूरा चोरी हो गया, पूरा का पूरा डैमेज हो गया, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जिससे मेरी ड्यूटी बच जाए। तो यहाँ पे भी रूल दे रखा है कि भैया कितने का डैमेज हुआ है वो कैसे पता पड़ेगा, कि प्रॉपर ऑफिसर जो वैल्यू करेगा, वैल्यू असाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। हम नहीं बताएंगे कितने का गुड्स डैमेज हुआ, प्रॉपर ऑफिसर बताएगा कि ये तुम्हारा 10,000 का डैमेज हुआ, 5,000 का डैमेज हुआ, तो अपने को मानना पड़ेगा। या फिर अगर अपन नहीं मान रहे, जिद पड़ गए, नहीं भाई नहीं हमारा तो पूरा ही डैमेज हो गया, चोरी हो गया, मतलब अपन तो चोर आदमी, अपन तो सोचेंगे ना कि भाई बच जाए पूरा का पूरा, नहीं भाई नहीं हम मान नहीं रहे उसकी बात। तो प्रॉपर जो ऑफिसर होगा ऑक्शन करेगा, सेल करने की कोशिश करेगा। अगर इम्पोर्टर एग्री करता है, जो डैमेज्ड गुड्स है 10,000 का, वो बेचने मतलब अगर इम्पोर्टर बोलता है कि भैया बेच दे, तो ऑक्शन करेगा, सबको बुलाएगा, भैया कितने में लोगे, कितने में लोगे, तो बेच देगा, तो जितने का बेचेगा वो वैल्यू उठा लेंगे, सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स निकल आएगा। एग्जाम्पल दे रखा, बड़ा सिंपल था एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कोई गुड्स है 50,000 रुपए का, इम्पोर्ट किया गया, ठीक है सर। आफ्टर डैमेज दिस वेयर, कस्टम ने बोला कि डैमेज के बाद 10,000 की वैल्यू, मतलब कि 50,000 का गुड्स मंगाया था, ठीक है। आफ्टर डैमेज दीज गुड्स वेयर वैल्यूड बाय द कस्टम ऑफिसर 10,000, मतलब कि 40,000 का डैमेज हो गया, 50,000 का सामान मंगाया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, बाद में 10,000 इसकी वैल्यू बची, गुड्स कितने का बचा, 10,000 का, दैट मीन्स 40,000 का मेरा डैमेज हो गया। सिंपल, यहाँ तक समझ आया? जी सर बिल्कुल समझ आया। टोटल कस्टम ड्यूटी कितना लिया इन्होंने, 6180, टोटल कस्टम ड्यूटी 50,000 पे ली, कितनी, 6180। तो अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब कितना छोड़ना है, वो अब 40,000 पे निकाल लो। कैसे निकालोगे, 6140 इंटू ये किस पे लगी, 50,000 रुपए पे, ठीक है। ये किस पे लगी, हमारी 50,000 रुपए पे लगी। कितने का गुड्स खराब हो गया, 40,000 का। तो ये निकाल लो कि भैया 6140 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 40,000, ये होगा तुम्हारा 4912। इतनी ड्यूटी अपने को पे नहीं करना, ये अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। और पे कितना करना है, इसमें से 4912 में से माइनस कर दो 6140, तो ये आता है 1228। 1228 अपने को पे करना है, ये दे रखा हुआ है 12, ये आ नहीं रहा, ठीक है, हाँ। 1228 अपने को पे करना है, 4912 अपने को पे नहीं करना। तो अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी 4944, ये कैसे आया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे ये अपन ने 40 लिख लिया ना, इनके क्वेश्चन में 80 है, ये 80, इनके क्वेश्चन में 80 है, 6180। तो 6180 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 40,000, ये करेंगे 4944, ठीक है, ये आएगा हमारा 4944, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे 6180, ये आएगा हमारा 1236, 1236 ड्यूटी पे करना है, 4944 छोड़ दिया, 4944 अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी, 1236 पे करना है, बस सिंपल। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 पे जा रहा हूँ, थ्योरेटिकल चल रहा था, कुछ प्रैक्टिकली अवेटमेंट पे आ सकता है और आसान है, कुछ भी नहीं है। अब चैप्टर नंबर 2 पे आता हूँ मैं। चैप्टर नंबर 2 फटाफट निपटाते हैं अपन, ठीक है। कि ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारा ओफू है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए कि ड्यूटीज होती है, मतलब ऐसे अपन चार्ज कर, ऐसे सिविल वैल्यू मतलब कि CIF वैल्यू मैंने आपको समझाया था, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू, ठीक है। या फिर इंपोर्ट करेंगे तो CIF वैल्यू लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हो तो FOB बेसिस लेते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, ये वैल्यू लेते हैं। तो ऐसे सिविल वैल्यू हमारी आ गई, जो वैल्यू आई वो, तो उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज कैसे होता है। कस्टम ड्यूटी का मतलब सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा 10%, उसके ऊपर अपना सर चार्ज लगेगा, IGST भी लगेगा, बाद में IGST का रिफंड मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा, ये किस पर लगेगा, ऐसे सिविल वैल्यू मतलब CIF वैल्यू, जो वैल्यू अपन ने निकाली है ना, उस पे लगेगा। रेट दे रखी होगी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, 15%, 20%, जितनी भी है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ये सेस लगता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस कुछ कुछ प्रोडक्ट पर लगता है, ठीक है। ये एसेसेबल वैल्यू का लगेगा, CIF वैल्यू का लगेगा, ठीक है साहब। सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी, किस पर, एसेसेबल वैल्यू का लगेगा, ठीक है सर। सोशल वेलफेयर चार्ज लगेगा, ध्यान रखना, सोशल वेलफेयर चार्ज किसका लगेगा, कस्टम ड्यूटी का लगेगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये दो चीजों का लगता है। बाकी जो ऊपर की चीज है वो सब एसेसेबल वैल्यू पे लग रही थी, लेकिन ये सोशल वेलफेयर चार्ज है, सोशल वेलफेयर चार्ज ये किस पे लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इस पे लगता है। ये आ गया टोटल। अब ये जो टोटल ऑफ ए आए, इस पूरे के ऊपर IGST लगता है, बाद में IGST का रिफंड मिल जाता है। IGST लगा, IGST के ऊपर फिर जो भी IGST लगा उसके ऊपर GST का सेस लगता है, GST सेस लगता है। GST सेस किस पे लगेगा, ये जो IGST निकाला ना, इस पे अपन क्या लगाएंगे, GST का सेस लगाएंगे, सिंपल सी बात है।
ठीक है, ये चीज़ है, तो इस बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ड्यूटी किस तरीके की होती है, कैसे लगाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल, चिंता मत करो, याद नहीं करना अपने को, ये याद नहीं करना, समझाने के लिए है कि ये तरीके की ड्यूटी लगती है। अपने को याद क्या करना है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी दे रखा होगा, तुम तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कस्टम ड्यूटी क्या होती है। यहाँ पे देखो भैया, बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस क्या होता है, ये दो दो लाइन के हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, इनको याद करना है। ठीक है, ये एग्जांपल अपने किसी काम का नहीं है, समझाने के लिए। सोशल वेलफेयर चार्जेस क्या होता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है, प्रोटेक्शन ड्यूटी क्या होता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है, सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपने से पूछेगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, इतना लिखना, दो दो तीन तीन लाइनें याद करके छोड़ देना, 20 नंबर अपने आराम से आ जाएंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, तो मैं इनको समझा देता हूँ, थ्योरेटिकल चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है सर, तो पहली चीज आती है इम्पोर्ट ड्यूटी एज पर शेड्यूल 1। कस्टम ड्यूटी कैसे क्या लगती है वो बताते हैं अपन। कौन कौन सी कस्टम ड्यूटीज होती है, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज कौन कौन सी होती है। पहली होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, एक होती है प्रोडक्ट, याद रखना है जी, नॉर्मल सी चीजें याद रख लो, नीचे अपन पढ़ेंगे, इनका पूरा अंडर के ब्रीफ में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है चीजों को। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, एक होती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है, एक होती है सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, एक होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी होगी, आईजीएसटी सेस हो गया, सोशल वेलफेयर चार्ज, इसकी रेट है 10%। ध्यान रखना सोशल वेलफेयर चार्ज के केस में 10% लगता है हमेशा। और बेसिक कस्टम ड्यूटी भी मोस्टली मतलब दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी, वैसे तो दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो 10% लगेगी। ठीक है सर, नो सोशल वेलफेयर चार्जेस। अगर इंपोर्ट, अगर आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो इस पर सोशल वेलफेयर चार्ज कभी नहीं लगता, ध्यान रखना, इंपोर्ट पर सोशल वेलफेयर चार्ज नहीं लगता, एक्सपोर्ट करते हो तो ही सोशल वेलफेयर चार्ज लगता है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सोशल वेलफेयर चार्ज इंपोर्ट पर लगता है, एक्सपोर्ट पर नहीं लगता, उल्टा बता दिया मैंने आपको। इंपोर्ट करोगे कोई गुड्स को तो उस पर सोशल वेलफेयर चार्ज लगेगा, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करोगे उस पर नहीं लगेगा। नो सोशल वेलफेयर चार्ज इज लीविड ऑन एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो नहीं लगेगा। सिंपल दिया, तो इसकी रेट 10% होती है, ये ध्यान रखना। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, अपन इसके डेप्थ में जा रहे हैं इन सब चीज़ों के। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी एज पर कस्टम एक्ट 1962 के हिसाब से बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। सिंपल सी बात है, कोई गुड्स इंपोर्ट होता है उस पर लगाई जाती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी कहाँ दे रखी है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, रेट कहाँ दे रखी है, फर्स्ट शेड्यूल। इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट जब आप करते हो ना, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, वहां पर ये बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट दे रखी हुई, याद रखना जी, ये 3 लाइन अपने को याद रखनी है, 1 2 3, ये तीनों लाइन याद रखनी है, पूछा जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लीव्ड एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, बट if certain conditions are satisfied, the importer can avail the benefit of preferential rate of duty on imported goods। सिंपल सी बात है, एक स्टैंडर्ड रेट सभी को दे दी गई कि भैया 10% ही लगनी तो सबको लगना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे कि भैया अगर कुछ कुछ कंडीशन फुलफिल होती है, जैसे कि ऐसी रेट में मंगा रहे हो तो उस पर लगना ही नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ और प्रेफरेंशियल, कुछ और कुछ स्पेशल वाली बात है तो उस पर प्रेफरेंशियल रेट लगा दी जाएगी, कम लगाना है कम लगा देंगे, ज्यादा लगाना है तो ज्यादा लगा देंगे। ये सब चीज होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। सिंपल सी 3 लाइन याद रखना। अब इसमें देखो, याद तो मैं करा नहीं सकता हूँ, सीधी सी बात है, खाना पका सकता हूँ, पका के दिखा सकता हूँ, लेकिन चबा के नहीं दे सकता, तो सीधी सी बात है, याद तुम्हें करना है। सिंपल सी 3 लाइन याद तुम्हें करना होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ACDC क्या होता है, एक नया सेस आया था एग्रीकल्चर सेस, ये जो फाइनेंस एक्ट 21, मतलब ये अभी इस साल अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस अभी आया हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 में। फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को अपन एक्सपेंडिचर में पैसा दिया, मतलब कि सीधी बात है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इसको पैसा दें, इसलिए अपन क्या होता है कि यहाँ से कलेक्ट कर लो, कस्टम ये इंपोर्ट से आप कलेक्ट कर लो। सिंपल सी बात, ये सेस एप्लीकेबल ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ कुछ गुड्स पे लगेगा, सभी पे नहीं लगने वाला। ध्यान देना, किस पे लगेगा, एप्पल को, जब आप इंपोर्ट करते हो क्या एप्पल, इस पे लगा दिया जाएगा क्या, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ठीक है, जब आप काबू की चंदा लिखा हुआ है, ये बुक में आपका गलत लिखा हुआ है, काबू की चना, काबू की चना, ये चना है, आपकी बुक में भी गलत लिखा है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे चेप दिया गलत। ठीक है, ये काबू की चना है। चिप चीज मतलब चने, नॉर्मल चने। ठीक है, और लेंटिल्स मतलब हो गया मसूर की दाल, पल्सेस भी बोल सकते हो जिनको हिंदी नहीं आती, दाल। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कोल हो गया, कोल हो गया, यूरिया हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर बोले तो चांदी, इंक्लूडिंग इम्पोर्ट बाय एलिजिबल पैसेंजर। ठीक है, कोई पैसेंजर चांदी लेके आया तो भी उस पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लग जाएगा। एक लिमिट दे रखी होती चांदी सोना लाने की, उससे ऊपर लेके आता है तो। सिल्वर डोर, सिल्वर डोर का मतलब हो गया कि चांदी के पत्थर, मिक्स चांदी जो आती है पत्थर रूप में आती है, उसको यहाँ इंडिया में आके सेपरेट करके पायल वगैरह बनाई जाती है। मैंने तूने पायल चमकाई गाना सुना है ना, वही वाली। तो मतलब
पत्थर के रूप में लेके आता है, गोल्ड लेके आता है कोई भी व्यक्ति, इंक्लूडिंग पैसेंजर भी लेके आता है, तो मतलब ब्रेसलेट वगैरह पहन के अगले एक लिमिट तक तो अलाउड होता है, उसके ऊपर अलाउड नहीं होता, तो उस पर मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से लग जाएगा। गोल्ड के डोर्स, गोल्ड के पत्थर मिक्स फॉर्मेट में पत्थर टाइप के आते हैं, गोल्ड के सोने के पत्थर, उनको यहाँ पे इम्प्योरिटीज हटा के कुछ कुछ बिस्किट्स बना दिए जाते हैं, रिंग वगैरह बना दी जाती है एक्सेट्रा। तो इनके ऊपर ही एग्रीकल्चर सेस लगेगा। 2 लाइनें याद कर लेना, बात खत्म। एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, कॉस्ट कितने का इंपोर्ट किया, 1 लाख रुपए का। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लगा, 10,000 रुपए, मतलब 10%, ठीक है, किसका, ये कॉस्ट का। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट्स, ये भी ऐसे, ये इसका एसेसिबल वैल्यू, मतलब 1 लाख का लग जाएगा, कितना 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 कितना, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ इन्होंने भी 7.5% लगाया हुआ है, मतलब परसेंटेज का अपने को नहीं, ये एक एग्जांपल ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग दे रखा है कि 7.5% इन्हें लगा ली, तो 750 रुपये। सोशल वेलफेयर चार्ज मैंने आपको बताया था, सोशल वेलफेयर चार्ज किसका लगता है, सोशल वेलफेयर चार्ज किसका लगता है, ये लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर सेस का। ये कितना हुआ, 10,700, सॉरी 17,000, देखो 10,000 प्लस 7,500, इसका लगेगा कितना परसेंट, 10%, 1750। देखो सोशल वेलफेयर चार्ज किसका लगेगा, इन दोनों का लगेगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको कि 10,000 का और 7,500 का, इन दोनों को ऐड करो 17,500। इसका रेट आपको दे रखी होगी, नहीं हो तो सोशल वेलफेयर चार्ज में से 10% ही लगता है, ठीक है, तो 10% लगा दिया, 1750। अब इसके बाद क्या लगा, ये टोटल वैल्यू, टोटल के ऊपर हमेशा जो भी टोटल आएगा ना, कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर चार्जेस, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, जितनी भी ड्यूटी तुम्हें लगाना है लगा लो। उसके बाद आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी जितना लगा, इस आईजीएसटी के ऊपर सेस लगेगा। जैसे ये ला 21,465, ये क्या हुआ, आईजीएसटी आया, आईजीएसटी का अब ये जो 21,000 के ऊपर सेस लगा दो। सेस की अगर रेट दे रखी हो तो यहाँ पे 15% सेस दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने सेस लगा दिया 15%, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लेके जाते टोटल कॉस्ट इम्पोर्टेड कितने को, 1,58,000, ये गुड हो गया। ये नीचे क्या है, एक नोट दे रखा हुआ है कि ये जो आईजीएसटी लगाया है और कंपनसेशन सेस लगाया है, इसको रिफंड मिल जाता है, बात खत्म। सिंपल बात, सिंपल बात। अब पढ़ेंगे सोशल वेलफेयर चार्ज क्या होता है। इसकी रेट होती है 10%। सोशल वेलफेयर चार्ज की जो रेट होती है 10% लगाई जाती है, याद रखना है। और ये किस पर नहीं लगाया, एक बात ध्यान रखना, किस पर नहीं लगाया जाता है। तो तुमने अभी, मैंने तुम्हें बताया ये कस्टम ड्यूटी पे, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर सेस के ऊपर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ये दोनों चीज होती है ना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस और बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस पे लगता है। अब यहाँ पे क्या एक्सक्लूड किया, किन पर नहीं लगता, ये तुम्हें लिखना है बेटा, एग्जाम में लिखना है, तुमसे पूछ लिया गया ये पूरी लाइन, 2 लाइन, किन पर नहीं लगता, बाकी सारी ड्यूटी गिना देना। प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया, ठीक है, इन पर नहीं लगता। जीएसटी पर नहीं, आईजीएसटी पर नहीं लगता, जीएसटी कंपनसेशन सेस पे, यहाँ पे आप लिख सकते हो जीएसटी सेस, यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन जैसे कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम बात है, सिमिलर बात है। तो ये चीजें, बेसिक कस्टम ड्यूटी छोड़ देना और एग्रीकल्चर सेस छोड़ देना, जितनी भी ड्यूटी याद आ रही है वो यहाँ पे लिख देना कि इन पर नहीं लगता और इसकी रेट 10% होती है, बस। इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं करना। अब बात करते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस लग्जरी प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है, लग्जरी पर लगाया जाता है, हर प्रोडक्ट पर नहीं लगाया जाता। ये सब थ्योरेटिकल, अभी भी थ्योरी चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ इस लेक्चर में सब कुछ थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आएगा। वो बस अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी वाला आ सकता है, प्रोपोर्शन वाला, बाकी सब थ्योरी है। ये दो दो जो लाइन है यही लिखना है, हमारा काम हो जाएगा बस, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि भैया जीएसटी कंपनसेशन सेस किस पर लगता है, जो हाई वैल्यू जो कार होती है उनके ऊपर लगाया जाता है। और डीमेरिट गुड्स जैसे कि पान मसाला, टोबैको, एरेटेड, एरेटेड बोले तो एरेटेड बोले तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बोल सकता हूँ मैं, या फिर सोडा वाटर सोडा वाटर बोल सकते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इन ऑर्डर टू कंपनसेट द स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू। कोई स्टेट है उसका फंड की कमी आ रही तो 5 साल तक के लिए हम लगा सकते हैं, ध्यान रखना 5 साल तक के लिए लगा सकते हैं कंपनसेशन सेस, 5 साल तक के लिए लगा सकते हैं, याद रखना, इसको याद रखना। हाई लग्जरी प्रोडक्ट पर लगाते हैं, जैसे कि हाई वैल्यू हाई एंड कार हो गया, और पान मसाला, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स के ऊपर लगाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी बात। प्रोटेक्टिव ड्यूटी पढ़ना है, सेफ गार्ड ड्यूटी पढ़ना है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी। हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में, चैप्टर 3 भी निपट जाएगा, ज्यादा नहीं उसमें, थोड़ा सा कंटेंट है। उसके बाद एक वैल्यूएशन बचेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा के चीजों को छोड़ दूंगा, थोड़ा सा फास्ट ले लेता हूँ मैं, है ना। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है, देखो बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है, तुमने देखा है भाई, दीपावली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, ये ऐसी ऐसी छोटी 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 क्या आती हैं, लाइट्स आती हैं, छोटी छोटी 30 या 40 50 रुपए की छोटी 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 लाइटें आती हैं
बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी मान के चलो चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही है। तो भाई अब इंडियन जो मार्केट है उसकी तो धज्जियाँ उड़ जाएँगी भाई, दिल्ली में भी ये लाइट बना रहे हैं, उनकी तो धज्जियाँ उड़ जाएँगी कि भाई चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बार एनालिसिस करेगी, चेक करेगी कि यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, हमारे इंडियन जो व्यापारी लोग हैं बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन बिज़नेस पे, तो एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा देगी, जो बाहर के जो गुड्स आ रहे हैं, मान के चलो 30 रुपए की आती है तो गवर्नमेंट असेस करेगी कि चलो इसमें 20 रुपए का अपन क्या डाल दो, कस्टम ड्यूटी लगा, ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा दो, जैसे इंडियन जो व्यापार बच जाए, तो ज्यादा ड्यूटी लगा देते मार्केट में महंगा बिकेगा, इसलिए प्रोटेक्टिव ड्यूटी आई। क्या बोलता है, कोई भी इंपोर्ट करते हो गुड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ any industry established in India on the recommendation of tariff commission देखेगी, एनालिसिस करेगी, उसकी रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, हाँ भाई इस पे क्या प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा दो, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, कोई भी इंडस्ट्री के अगर प्रोटेक्शन बचाने के लिए लगाया जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इट इज इफेक्टिव ओनली एंड इंक्लूसिव ऑफ द डेट इफ एनी स्पेसिफिड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द टैरिफ। मतलब क्या होगा, इसकी जो रेट है ना फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी होगी उस हिसाब से लगेगा, बस याद रखना इसको कि कहाँ गया, हाँ इसमें याद रखना कि भैया जो फर्स्ट शेड्यूल में जो टैरिफ का जो फर्स्ट शेड्यूल टैरिफ का है उसके अंदर रेट लिखी हुई है, उस रेट से लगेगा, सिंपल सी बात है। क्यों लगेगा भैया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, इतना याद रखो बस, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन, इतना याद रखना बस। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है, ये इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या हो गया कि कोई भी ड्यूटी इम्पोज की जाती है, ये सेफगार्ड ड्यूटी 4 साल तक के लिए लगाई जा सकती है, लेकिन एक्सटेंड कर सकते हैं 10 साल तक के लिए। याद रखना है इस चीज को, एमसीक्यू भी पूछा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल इन द सेंस थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी कब तक के लिए लगाई जाएगी, उसके बारे में कुछ बातें बता दीजिएगा, ठीक है। 4 साल तक के लिए लगाई जाएगी मैक्सिमम, एक्सटेंड करके 10 साल तक हम इसको लगा सकते हैं। सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी अप्लाई टू आर्टिकल, अगर आप इम्पोर्ट करते हो 100% ईओक्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में अगर आप इंपोर्ट करते हो, या फिर फ्री ट्रेड जोन एफटीजेड, ये फ्री ट्रेड जोन वही है, एसईजेड जैसा होता है, ठीक है। अगर आप और एसईजेड इनमें अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इस पे क्या, इस पे सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और यहाँ पे एक लाइन और लिखी गई है, अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, मतलब गवर्नमेंट बोलती कि भाई एसईजेड पे लगाना है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ए सॉरी सेफ गार्ड ड्यूटी, तो ही लगेगी, जब तक स्पेशली आप बोलोगे नहीं तब तक नहीं लगेगी। नॉर्मली बोला कि भैया सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी, तो ये एसईजेड वगैरह हो गया, ईओक्यू हो गया और एफटीजेड इस पर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, मतलब कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बोला कि ईओक्यू पे भी लगेगी, एसईजेड पे भी लगेगी, एफटीजेड पे भी लगेगी, तो ही लगेगी ये ड्यूटी, इंस्टेंट नहीं लगेगी, ठीक है। ये थी हमारी सेफ गार्ड ड्यूटी, इसके बारे में इतना ही अपने को पढ़ना है। सेफ गार्ड ड्यूटी, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, मान के चलो चाइना की जो लाइट्स आती है उस पर लगाना, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, सॉरी इस प्रोडक्ट पे लगाते हैं, उस पर नहीं लगाते, इस पर लगाना है उस पर नहीं, ऐसे करके लगती है, सेफ गार्ड ड्यूटी होती है। सेफ गार्ड ड्यूटी भी इंडियन इंडियन जो हमारे जो बिजनेसमैन थे उनको बचाने के लिए लगाया जाता, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा होता उस केस में लगाई जाती। प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी भैया सेम चीज होती है, बस ये ध्यान रखना, सेफ गार्ड ड्यूटी प्रोडक्ट स्पेसिफिक लगती है, हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग लगेगी, जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट पे लगा दो, हर जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है उस पर लगा दो। नॉर्मल जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कि भाई इस पे लगाना है तो इसी पे लगेगी, सिंपल सी बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे प्रोडक्टिव ड्यूटी के बारे में बताओ, या फिर डायरेक्ट पूछेंगे सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में, तो इतनी चीज लिखना होगा, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है कि किन किन केसेस में एक्सेप्शन दे दिया गया कि हम प्रोटेक्ट सेफ गार्ड ड्यूटी कब नहीं लगाएंगे, सेफ गार्ड ड्यूटी हम कब नहीं लगाएंगे, तो ये सेक्शन वगैरह रटने की जरूरत नहीं, इनको तो छोड़ देना, वो तो दे रखा, वो तो मैंने आपकी बुक से कट कॉपी पेस्ट कर लिया गया, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है, बहुत बहुत सिंपल है। क्या बोला गया, कोई भी डेवलपिंग कंट्री कौन सी, पाकिस्तान अनडेवलप्ड है, ठीक है, उसको अपन एग्जांपल ले लेते हैं, डेवलपिंग है, डेवलपिंग ही मान लो उसको, ठीक है तो अनडेवलप्ड लाइक, ठीक है, या फिर नेपाल है, डेवलपिंग कंट्रीज है। अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री से कोई भी गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल इंपोर्ट हो रहा है, अगर वो 3% से ऊपर नहीं जाता, अगर वो 3% से ऊपर नहीं जाता है, मतलब कि टोटल हमारा इंपोर्ट हो रहा था 1 लाख रुपए का, जो डेवलपिंग कंट्री नेपाल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नेपाल हमारी डेवलपिंग कंट्री है, 3% कितना होगा, 1 लाख का 3% होगा 3,000 रुपये। अगर 3,000 रुपये तक का कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक्सेप्शन क्या दे रखा है, अगर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहा है, एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहा है, तो बोला गया है कि विद लेस देन, हर एक कंट्री का इंडिविजुअली देखेंगे 3-3% से कम आना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल कंपनी का कंट्री का देखेंगे 3-3% से कितना कम आ रहा है, एंड
एक और कंडीशन है, टोटल इन सब का टोटल इंपोर्ट का 9% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या बोला गया, दो कंडीशंस दे रखी हुई है। पहली कंडीशन में बोला कि कोई भी एक कंट्री से आ रहा है कोई भी गुड्स 3% तक मंगा सकते हो, यहाँ पे बोला 3% तक अलाउडेड है, और नीचे वाली कंडीशन में बोला कि 3% से कम आना चाहिए। दोनों को ध्यान रखना है कि डज नॉट एक्सीड 3%। नेपाल से अकेले सामान आता है तो सिर्फ 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो अपन उस पर प्रोटेक्ट ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे, सिंपल सी बात। दूसरी चीज है, बहुत सारी कंट्रीज से आ रहा था तो बोला गया 3% से कम आना चाहिए हर एक इंडिविजुअल कंट्री का। मान के चलो नेपाल से, पाकिस्तान से, भूटान से, जापान से, चाइना से, इन सारी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है कोई भी गुड्स, ठीक है। ये जो है ना, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक देखेंगे, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग देखेंगे। तो टोटल जो इंपोर्ट होता है उसका 3% से कम आ रहा है सभी का, जी हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और इन सबका टोटल ले लेना, एग्रीगेट ऑफ ये सारी की सारी, पाकिस्तान, चाइना, जापान, जितनी भी कंट्रीज से आ रहा है, भूटान, नेपाल, ठीक है, एक्सेट्रा, इन टोटल का 9% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बोला गया कि टोटल जो होना चाहिए 9% से ऊपर नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, नहीं तो अगर इनसे ऊपर गया तो हम इस पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो और एक और चीज़ यहाँ पे, आर्टिकल इम्पोर्टेड बाय 100% EOQ, FTZ या फिर SEZ अनलेस ड्यूटीज स्पेसिफिकली मेड अंडर इट, ठीक है। मतलब क्या बोला गया कि इन पर हम लगाएंगे नहीं, नॉर्मली हम इस पर नहीं लगाएंगे, लेकिन जब अगर गवर्नमेंट ने बोला भैया इस पे स्पेसिफिकली लगाना है तो हम लगा देंगे, सिंपल सी बात है। अगर 3% से ऊपर आता है तो आने दो, किस केस में, 100% EOQ SEZ में, ठीक है, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया लगाना है तो लगाएंगे, ठीक है। एक होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसका चैप्टर खत्म। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, इट इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। पाकिस्तान जैसी नालायक कंट्री है, वो क्या करती है, 100 रुपये का कोई गुड्स बनाता है, ये कैलकुलेटर है, 100 रुपये का बनता है, ठीक है सर, वहां पे गवर्नमेंट क्या चाहती है यार, इंडिया में बेचो, गवर्नमेंट इस पे 50 रुपए की सब्सिडी दे रही है, 60 रुपए की, 70 रुपए की सब्सिडी दे रही है कि इंडिया में सबसे सस्ते में कि हमारा माल बिकना चाहिए, साला हमें भी डेवलप होना है। पाकिस्तान ये सोच रही है, तो इस केस में क्या होगा, तुम इंडिया में 30-30 रुपए के बेचोगे, साला 120 रुपए का ये आता है, 30 रुपए में तुम बेचोगे, इंडियन मार्केट की धज्जियां उड़ेगी पूरी। इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई, स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर लगाई जाती है कि साले ये कंट्री हमारे साथ झोल कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, हमारी बर्बाद कर रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारा बिजनेस को, इसलिए कंट्री स्पेसिफिक लगता है, पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर लगाया जाएगा, पाकिस्तान लिख देना यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आर्टिकल एक्सपोर्टेड बाय दी एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर बोले तो पाकिस्तान, इंडिया वाला एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया में एट लेस देन द नॉमिनल प्राइस, उसकी नॉमिनल प्राइस 100-120 रुपए है, तुम सब्सिडी दे के लेके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कम से कम में बेच रहे हो, और वहां तुम 120 रुपए में ही बेच रहे हो पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे अपनी नॉमिनल वैल्यू से कम में बेच रहे हो। अपॉन द इम्पोर्टेशन ऑफ सच आर्टिकल, इंडिया में आर्टिकल जैसे ही आएगा उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर देगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग बोले तो तू बेटा 30 रुपए में ला रहा है ना, ये ले, इंडियन मार्केट के हिसाब से 120 में बिक रहा है ना, तो ये ले 90 रुपए की हमने इस पे तुम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, सिंपल सी बात, इतना था। एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी कब लगेगी कब नहीं लगेगी ये चीज तुम्हें पता है कि 3% से ऊपर चीजें अगर आ रही हैं तो उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दो। प्रोटेक्टिव ड्यूटी कब लगाई जाएगी, तो आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री का अगर क्या हो रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। कंपनसेशन से हाईली गुड्स पर लगाया जाता है, हाईली वैल्यूएबल गुड्स, कार वगैरह, टोबैको वगैरह होगा उस पर, सोशल वेलफेयर चार्ज तो हर चीज पे लगता है, ठीक है, सिंपल है। एग्रीकल्चर सेस किस पे लगता है, ये वाली चीजों पे, एप्पल वगैरह पे, चने के ऊपर, और कोल के ऊपर, सिल्वर गोल्ड इन पे लगता है, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी तो हर चीज पे लगनी, सिंपल सी बात है। हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। चैप्टर 3 में मैं वैल्यूशन रूल है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बहुत आराम से इसको कराऊंगा, प्लस इसके 6 क्वेश्चंस को कराऊंगा, पेशेंस रखते हुए, भागेंगे नहीं, बहुत आराम से, क्योंकि 10 नंबर का आता है, ठीक है। अब बाकी के जो चैप्टर्स बचे छोटे छोटे से बहुत सिंपल है, 2-3 चार चार चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी सी चार चीजें, मतलब 10-15-20 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। वैल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करके देता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसीजर क्या होती है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट की प्रोसीजर आप रीड कर लो, बहुत आसान है। कोई भी गुड्स इंपोर्ट वेसल से आ रहा है, किसी भी चीज से आ रहा है, भैया वेसल से मान के चलते हैं, वेसल से आया तो आप करेंगे क्या, गुड्स शुड अराइव एट कस्टम पोर्ट, ये कस्टम के पोर्ट पर आएगा, ये पूरा इंडिया है, ये ऊपर बना लेना आप इंडिया, ठीक है, ठीक है। ये कस्टम का पोर्ट है, ये पोर्ट है, यहाँ पे यहाँ ला सकते हो आप, यहाँ ला सकते हो अपना वेसल, यहाँ ला सकते हो, ये बीच में कहीं नहीं ले जा सकते, पानी है पूरा, बाउंड्री ब्लॉक कर रखा हुआ है कि आप इंडिया के अंदर घुस नहीं सकते हो बिना कस्टम ड्यूटी पे करे। तो यहाँ पे सिंपल था, बोला कि गुड्स शुड बी अराइव्ड एट कस्टम पोर्ट, गुड्स हमारा कस्टम पोर्ट पर ही आना चाहिए, ठीक है। ओके, पहली चीज हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज है कि पर्सन जो इंचार्ज ऑफ कन्वेंस है, रिक्वायर्ड टू सबमिट करना पड़ेगा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट की भाई ये सामान आया, इंपोर्ट रिपोर्ट की ये सामान आया, ऐसा ऐसा सामान आया, इस व्यक्ति का सामान, इसकी वैल्यू है, उसको पर्सन इंचार्ज जो है ना उसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है।
तीसरी चीज गुड्स कैन बी अनलोडेड, सबमिट कर दिया, गुड्स कब अनलोड होगा, एंट्री इनवर्ड, उसको पास दे दिया जाएगा, हाँ भाई वेसल तो सामान उतार लो, ये तुमको बिल्कुल हर चीज डॉक्यूमेंट वे में चलेगी। तो अनलोड किया जाएगा आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ एंट्री इनवर्ड, कि भाई सामान आने दो, एंट्री इनवर्ड इशू हो गया उसके बाद आप सामान उतार लो। इंपोर्टर शैल हैव टू सबमिट दी बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली, बिल ऑफ एंट्री देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सामान मेरा है, इतने का सामान है, मैं कस्टम ड्यूटी पे करने को तैयार हूँ, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री मैंने सबमिट की, फिर गुड्स देन एसेस टू ड्यूटी, गुड्स मतलब कि गुड्स के ऊपर ड्यूटी लग गई, उसके बाद ड्यूटी लग गई, भाई इतनी ड्यूटी कैलकुलेट कर ली, उसका ड्यूटी मैंने पे कर ली, तो कस्टम ऑफिसर इशू कर देगा कि भैया चार्ज ऑर्डर, क्या बोला कि कस्टम चार्ज हो गया, कस्टम चार्ज ऑर्डर, कस्टम इस पे चार्ज हो गया, अब तुम ले जा सकते हो। नाउ गुड्स कैन बी क्लियर फॉर होम कंजम्पशन और क्लियर फॉर वेयर हाउसिंग फ्रॉम दी पोर्ट, सिंपल सी बात है, आप पोर्ट पे आप वेयर हाउसिंग के लिए ले जा सकते हो। देखो बात ध्यान, एक चीज यहाँ पे हटाओ, एक चीज यहाँ से हटाओ, क्या हटाओ, क्लियर फॉर वेयर हाउसिंग ये हटा दो, क्लियर फॉर वेयर हाउसिंग इतना हटा दो, क्यों, क्योंकि देखो कस्टम वेयर हाउस में जाने के बाद कस्टम क्या होता है कि कस्टम ड्यूटी हम पे नहीं करते और वेयर हाउस में सामान रखा जाता है, ठीक है, जब वेयर हाउस से जब सामान क्लियर करते हैं घर के लिए, तब हम वेयर हाउस में पेमेंट, वेयर हाउस के बाहर हम पे करते हैं, उसके बाद हम घर ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने कस्टम चार्ज कर लिया है, कस्टम ड्यूटी चार्ज कर ली, कस्टम ड्यूटी पेमेंट हो गया, अब गुड्स ले जाना है होम कंजम्पशन, ये गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग वाले से हमारी गलती हुई है, इसको काट दो, ठीक है। सिंपल सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर बोले तो इंपोर्ट की प्रोसीजर क्या होती है, छोटी सी प्रोसीजर होती है। वेयर हाउसिंग के एडवांटेजेस और फ्यूचर आया हुआ क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है, इसमें से मैंने कुछ कुछ चीजें मतलब 5 पॉइंट याद रख लो बहुत है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि वेयर हाउस होता है, कस्टम का होता है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, अब तुम बोलोगे कस्टम ड्यूटी भी बाद में लेते, कस्टम ड्यूटी बाद में लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी लेते हैं, इस चक्कर में इनका फायदा होता है, इसलिए ये लोग कस्टम ड्यूटी भी बाद में लेते हैं। इंपोर्टर कर क्या कर सकता है, इंपोर्टर के पास पैसा नहीं है, कस्टम ड्यूटी देखो आज पे करना है, 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे करना है, इससे बेस्ट है कि मैं स्टोर करवा दूँ, कहाँ करवा दूँ, वेयर हाउस में। तो ये एडवांटेजेस है कि आप अभी वेयर हाउस में स्टोर करा तो बहुत अच्छे से सामान रखा रहता है, नॉर्मल वेयर हाउसेस नहीं रहते, डैमेज नहीं होता, प्रॉपर अंडर कस्टम ऑफिसर्स के अंडर में रहता, खोता भी नहीं सामान, इतना इतना सिक्योरिटी से रखा रहता है, ठीक है। पहली चीज है एडवांटेजेस क्या लेना कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, वेयर हाउस में सामान रखवा तो बाद में पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्टर को एक चीज और अलाउ की जाती है कि तू वेयर हाउस में सामान रख ले, तू यहीं से क्या कर, सामान मैन्युफैक्चर कर ले, रॉ मटेरियल आया हुआ है मैन्युफैक्चर कर, मस्त आराम से तू री एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है, समझ आया। तो यहीं से आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर वह बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा गया सामान तो, ठीक है। द इम्पोर्टर कैन अलाउड टू कीप द गुड्स अप टू 1 ईयर, 1 साल तक रख सकते हो, विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम द डेट ही डिपोजिट द गुड्स इन द वेयर हाउस, मतलब क्या बोला, कि तुम एक साल तक के अंदर अंदर रख लो, कस्टम ड्यूटी नहीं पे की गई, तुमने वेयर हाउस में अंदर रख दिया, 1 साल तक रखे रहने दो, 1 साल बाद बेटा कस्टम ड्यूटी पे करो और निकाल ले जाओ सामान, इससे ज्यादा हम डिले नहीं करने देंगे, मतलब 1 साल में तुम्हें पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब उस टाइम पीरियड दे रखा हुआ है, टाइम पीरियड दे रखा है कि ईओक्यू के लिए बोला गया 3 साल तक आप सामान रख सकते हो, और इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स इट कैन बी स्टिल एक्सटेंडेड टू 5 साल। बोला क्या गया, नॉर्मल इंसान है उससे बोला कि बेटा 1 साल तक के लिए सामान रखेंगे, उसके बाद तुम्हें ले जाना होगा, लेकिन ईओक्यू के लिए बेनिफिट दिया गया कि 3 साल तक रख सकते हो, और कोई कैपिटल गुड्स है तो 5 साल तक रख सकते हो, सिंपल सी बात, ये लिमिट याद रखना है, बिल्कुल रखना है, क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज लिखना है, सिंपल सा है भाई, इसमें क्या क्या करना, क्या कुछ भी नहीं है। और द इम्पोर्टर मिनिमाइज द चार्जेस बाय कीपिंग इन अ वेयर हाउस, अदरवाइज द डीमर्ज चार्जेस एट द पोर्ट इज हैवी, मतलब डीमर्ज के चार्जेस लगते, बहुत सारे चार्जेस लगते तुरंत जब तुम सामान घर ले जाओगे, जब सामान वेसल से होता है तो बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, डीमर चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो ये चार्ज बच जाएगा, तुम डायरेक्ट वेयर हाउस में रखवा दोगे तो, ठीक है। ओनली ड्यूटेबल गुड्स कैन बी डिपोजिटेड इन दी वेयर हाउस, क्या बोला गया कि जिस गुड्स पर ड्यूटी लगनी है, कस्टम ड्यूटी चार्ज होना, वही रख सकते हैं, ताकि क्या होगा कि कस्टम ड्यूटी बाद में लगेगी तो इंटरेस्ट से चार्ज होगा कस्टम ड्यूटी पर 1 साल तक के लिए, तो वो कस्टम वेयर हाउस वालों को प्रॉफिट रहेगा, डिपार्टमेंट को प्रॉफिट रहेगा। लेकिन अगर आप ड्यूटी फ्री गुड्स रखते हो जिस पे ड्यूटी लगनी ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ही नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो बोलते बेटा जिन पे ड्यूटी नहीं लगनी वो तुम घर ले जाओ, हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि फायदा नहीं हो रहा हमें, ठीक है। और लास्ट वन है ग्रीन बिल ऑफ एंट्री, जब आप वेयर हाउस से सामान लेके जाओगे ना तो उस पर ग्रीन बिल ऑफ एंट्री आपको सबमिट करनी होती है, 7 पॉइंट है, आराम से याद करो, कोई बड़ी चीज इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है बाद में दे देना, मतलब कि तुम वेयर हाउस में रख दो, तुम मैन्युफैक्चर करके तुम डायरेक्ट री एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं घर में ले जाने की, ठीक है। तीसरी चीज आप 1 साल तक रख सकते हो नॉर्मल इंसान हो, 3 साल तक रख सकते हो अगर आप ईओक्यू हो, तो कैपिटल गुड्स को 5 साल तक रख सकते हो, ठीक है। आपको क्या होगा कि भैया डीमर्ट चार्जेस और फलाना ठिकाना एक्सपेंसेस बच जाएंगे, अगर आप क्या कर सकते हो, इसमें वेयर हाउस में रखवाते हो तो, ठीक है। ड्यूटेबल गुड्स को रख सकते हो, ड्यूटी फ्री गुड्स को नहीं रख सकते, जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगना उसको नहीं रख सकते। ग्रीन बिल ऑफ एंट्री आपको इशू करना पड़ेगा
जब आप कस्टम वेयर हाउस से घर ले जाओगे तो सिंपल सा, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन वेयर हाउस गुड्स, ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना लगता है, क्या कमाई होती है वेयर हाउस वालों की। अगर देखो एसएससी कौन है, ईओक्यू है, ईएचटीपी या फिर एसटीपी, अगर ये चीज है। अब ये ईओक्यू मतलब तुम्हें पता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गए। ईएचटीपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते हैं। और एसटीपी के मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये चीजें। अगर ये वही चीजें, सिंपल सी बात है, ऐसी दैट जैसे होते हैं, इनको बोला गया कि भैया तुम अपनी सॉफ्टवेयर की अपनी इस एरिया में लगाओ, हम आपको बेनिफिट देंगे, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहेगी, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर एसएससी अदर देन है, मतलब ईओक्यू ये चीज लिखना है तो लिख लो ईएचटीपी एसटीपी, अगर लिखना है तो लिख लो साइड में शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में लिख लो सॉरी, कि ईओक्यू मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और ईएचटीपी मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एसटीपी मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये चीज लिख लो। अगर एसएससी इनको छोड़ के बाकी कोई भी है तो वेयर हाउस में 90 दिन तक सामान रख सकते हो, मतलब फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। 90 दिन से कम या फिर 90 दिन तक रखो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 90 दिन से ऊपर रखोगे तो 15% इंटरेस्ट लगेगा, याद रखना इस चीज को, 15% से ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर एसएससी कौन है, ईओक्यू एसटीपी है, बोलो टेक्नोलॉजी पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इस केस में इनपुट वगैरह स्पेयर्स वगैरह है, टिल देयर जब तक ये घर नहीं ले जाते नहीं लगेगा, मतलब इसमें इंटरेस्ट लगना ही नहीं है। और कैपिटल गुड्स है तो टिल देयर क्लियरेंस, इसमें इंटरेस्ट लगना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो कहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि भैया कब लगेगा, 90 दिन से ऊपर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति रखता है वेयर हाउस में गुड्स, उस पर क्या लगना है, 15% इंटरेस्ट लगना है, बाकी सब में इंटरेस्ट फ्री, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी का ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब ड्यूटी आपको वापस मिल जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी तुमसे ली गई, तुमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, उस पर तुमने इंपोर्ट ड्यूटी एक 10,000 रुपये पे की गई, अब तुमको वापस मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीडीबी बोलते हैं, एग्जाम में मत लिख देना डीडीबी, ठीक है। एग्जाम में डीडीबी बिल्कुल मत लिखना, बस अपन समझने के लिए लिखते हैं डीडीबी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 74 है इसके अंदर, एक है सेक्शन नंबर 75। इन दो केस में ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलेगा, ड्यूटी अपने को वापस मिल रही है। जैसे जीएसटी में आईटीसी मिल जाता था अपने को, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता था, तो यहाँ पे क्या है, ड्यूटी अगर तुमने पे की गई है तो तुम्हें कैश में वापस मिलेगी, यहाँ पे तो कैश में मिलेगी। क्यों मिलेगी, बल्ले बल्ले मजा आ गया, केस समझो, क्यों मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, समझना पड़ेगा। गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस, कोई गुड्स है बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया है। कोई कैल्सी है भैया, 100 कैल्सी मंगाए, बेचूंगा मैं, धंधा करूंगा इंडिया के अंदर। आफ्टर यूज मैंने खुद 10-15 मतलब सारे के सारे कैल्सी चला ली भाई, काम कर रहा था, काम धंधा भूत है अपना, यूज कर लिया कोई गुड्स को। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूज करके कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने, थोड़ी सी टेबल ठीक नहीं है, टेबल को थोड़ा ठीक करना होगा। अगर आपकी टेबल ठीक नहीं तो टेबल ठीक कर लेना। क्या बोला गया कि अगर आप 3 महीने से कम अगर कोई गुड्स को आप यूज करते हो, कोई भी गुड्स से यूज किया, बिजनेस पर्पस में यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, 3 महीने से यूज किया, लेकिन आपने इंपोर्ट किस हिसाब से किया था, बिजनेस पर्पस के लिए किया था, ठीक है। आपने यूज किया 3 महीने तक आप यूज करते हो तो 95% हम आपको ड्यूटी देंगे। 10,000 1 लाख का सामान था, 10,000 कस्टम ड्यूटी हमने पे कर दी। 3 महीने तक हमने उसका उपयोग किया, कुछ भी किया, अब अपन उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट किया गुड्स, कोई री एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूज करने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद, तो 95% बोलो, 10,000 पे किया था तो 95 कितना हुआ, 9,500 इतना अपने को कस्टम ड्यूटी वापस दे देंगे। 3 महीने से 6 महीने तक अगर आपने यूज किया, मतलब आपने 6 महीने तक यूज किया, तो आपको 85% मिलेगा। 6 महीने से 9 महीने तक के लिए अगर आपने यूज किया, मतलब कि अब 9 महीने तक आप रखते हो गुड्स को, तो 75% आपको ड्यूटी बैक मिलेगी। 12 महीने तक आप रखते हो तो आपको 70% मिलेगी। 15 महीने तक आप रखते हो तो 65% मिलेगी। 15 से मतलब 18 महीने तक रखते हो तो 60% मिलेगी ड्यूटी वापस। और 18 महीने से ऊपर अगर आपने कोई गुड्स का यूज किया, उसके बाद आप री एक्सपोर्ट करते हो, उस केस में आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी। तो याद करने का सिंपल ये है कि इस साइड वाला कैसे याद करना है, 95 85 75, रुको 70, और 5 5 लेने दो, 75 70 फिर 65 60, दैट्स इट, फिर नील, ठीक है। 95 85 75 फिर 70, 95 85 75 फिर 70 65 60 और फिर नील, ठीक है।
ऐसे याद रखना। और अप टू 3 मंथ, 3 महीने से 6 महीने, मतलब 6 महीने तक रखोगे तो तुम्हें 85 मिलेगी। टोटल दे रखा हुआ 6 महीने तक। फिर बोला गया कि 9 महीने तक रखोगे तो 75%, 12 महीने तक रखोगे तो 70%, 15 महीने तक रखोगे तो 65%, ऐसा दे रखा 18 महीने तक रखोगे तो 60%, टोटल 60%। ठीक है, ये चीज है। तो ऐसे अपने को याद रखना है, 3 3 महीने बढ़ाते जाओ अप टू 3 महीने, 3 महीने से 6 महीने, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 के बाद कुछ नहीं। ऐसे यहाँ से 3 3 महीने बढ़ाते जाओ और यहाँ पे तुम 10 10 बढ़ाते जाओ, 70 तक आ जाना। 75 के बाद 70, 65, 60, फिर नील। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। डीडीबी का मतलब यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे। और अगर आप बिना किसी यूज किया इंपोर्ट किया गुड्स और तुरंत एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 95% ही मिलेगा। 95, सॉरी 98%, सॉरी 98% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। ठीक है सर, इंपोर्ट किया गुड्स और तुरंत ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट बोली 2% तो दे दो यार, हम गरीब इंसान है, तो 2% आपको छोड़ना पड़ेगा। 98% ड्यूटी का ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे बोला एक्सपोर्ट किया दो साल के अंदर अंदर, बिना किसी यूज किए रखा हुआ है, कोई गुड्स मंगाया इंपोर्ट किया, रखा हुआ है 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर देना तो 98% आपको ड्यूटी मिल जाएगी। सिंपल 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 सिंपल। चलो, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आता है जी, बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। एमसीक्यू वगैरह में ये जरूर ये चीजें छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई गुड्स इंपोर्ट किया पर्सनल पर्पज के लिए, वही चीजें विदाउट यूज किया 98% मिल जाएगा। री एक्सपोर्ट करते हो इमीडिएटली, तुरंत आप री एक्सपोर्ट कर देते हो तो 98% मिल जाएगा। लेकिन कोई गुड्स अगर आपने आफ्टर यूज करने के बाद अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ बोला 1 साल तक अगर आपने यूज किया तो परसेंटेज वाइज काटेंगे, एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ 4%। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, अब मान के चलो 1 साल मैंने कोई गुड्स का यूज किया और 1 साल यूज किया, हाँ जी, पर्सनल पर्पज के लिए किया, हाँ जी, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, पूरे साल भर यूज किया, हाँ जी, तो 4% एवरी क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब कि हर एक क्वार्टर का 4% जोड़ लो, 4%, 4%, 4%, 4%, टोटल कितना हुआ 16%। 10,000 माइनस कर दो 16%, -16%, 8400, इतनी ड्यूटी का अपने को ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर अपन ने 10,000 पे किया क्या तो इसका 16%, 1600 रुपए की ड्यूटी हमारी चली जाएगी, बाकी का 8400 मिल जाएगा। ऐसे करना है। अगर आप सेकेंड ईयर करते हो, फर्स्ट ईयर 4 4 4 4 करना है, ऐसी है कि पहले ईयर 4 4 4 4, सेकेंड ईयर में मतलब सेकेंड ईयर के भी पूरे साल भर यूज किया उसका 3 3 3 3, मतलब कि 16% तो यहाँ लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 साल मैंने यूज किया, ठीक है सर, तो 4 4 4 4, 16% तो ड्यूटी यहाँ कटेगी हमारी। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में 3 3 3 3, 3 6 9 12, 16 और 12, इतनी मेरी ड्यूटी चली जाएगी। कितनी बोले तो हमारी 28% ड्यूटी चली जाएगी। 16 और 12 करके कितनी 28%। ठीक है, इतने परसेंट ड्यूटी चली जाएगी, तो 10,000 माइनस करता हूँ 28%, इतनी ड्यूटी मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, हाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है सर, इतनी ड्यूटी अपनी चली जाएगी, 7200 मिल जाएगी, बाकी चली जाएगी। अगर अब 2 साल के बाद अगर मैं बेच रहा हूँ तो मेरे को यार परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि 2 साल के बाद में कोई गुड्स बेच रहा हूँ, पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया था, री एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं 2 साल के बाद, फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जिस दिन आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे गई थी उसके 2 साल बाद पे कर रहे हो, तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम से, मतलब कि डिपार्टमेंट से आपको लेना पड़ेगा इस केस में, सिर्फ इस केस में। थर्ड ईयर में बेच रहा हूँ तो 2.5% में पार्ट देयर ऑफ, फोर्थ ईयर में बेचता हूँ तो 2% और पार्ट देयर ऑफ, इतनी कट के अपने को ड्यूटी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। इसके ऊपर एक बात बताता हूँ, अगर मैंने 4 साल के बाद कोई गुड्स बेचा, फोर्थ ईयर 4 साल यूज किया, अपन ने परमिशन ले ली है, तो और उसके बाद अगर अपन बेचते हैं तो पहले पहले साल के 4% इंटू 4 कर दो, मतलब पूरे साल भर यूज किया, इसके 4 क्वार्टर, इसके भी 4 क्वार्टर और इसके भी 4 क्वार्टर और इसके भी 4 क्वार्टर, तो कितने परसेंट ड्यूटी हमारी कट के मिलेगी वो देखते हैं। 4 4 जा 16, 16% यहाँ गए। ठीक है, प्लस 4 3 जा 12, 12% यहाँ गया, प्लस 2.5 इंटू 4 ये होता है 10। ठीक है, और 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 बोले तो 46% हमारी ड्यूटी कट कर अपने को मिल जाएगी। 46%, 10,000 दिया था, इसका 46%, 4600, इतनी ड्यूटी कट के बाकी की अपने को ड्यूटी अपने को वापस मिलेगी। तो इसका कैलकुलेशन अपन ऐसे करते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, थ्योरेटिकली आपसे ये सब चीज पूछ ली जाती है। 4%, 3%, 2.5%, 2%, ये वाला 98%, ये भी 98%, और ये 95, 85, 75, 70, 65, 60 और फिर नील, और अप टू 3 मंथ, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, ये एमसीक्यू के बेसिस पर पूछ सकते हैं आपसे। बस ड्यूटी ड्रॉबैक कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, किन केस में नहीं मिलेगी? वियरिंग अप्रैल्स, पुराने पहने हुए कपड़े, कोई गुड्स इंपोर्ट किया, शर्ट इंपोर्ट की हुई है, पहन ली, इसकी वैल्यू तो वहीं घट गई, अगर आप इसको री एक्सपोर्ट करते हो, जितनी टैक्स दिया, जितनी कस्टम ड्यूटी दी, उस पर 1 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है
वियरिंग अप्रैल है, प्लस है आफ्टर बीइंग यूज करने के बाद, ठीक है। फिर है टी चेस्ट पर भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है भैया एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफ फिल्म, बोले तो मूवी पास बाय द बोर्ड ऑफ सेंसर इन इंडिया, बोले भैया मूवी है, कोई मूवी इंपोर्ट की अपन ने सेंसर बोर्ड ने पास कर दी, चला दी, अब उसकी तो वैल्यू वैसी गिर गई ना यार, इसलिए इस बोला गया कि इसके अपने को ड्यूटी का इंपोर्ट नहीं मिलने वाला। अनएक्सपोर्ट फोटोग्राफिक फिल्म पेपर, अनएक्सपोर्ट फोटोग्राफिक फिल्म मतलब कि ये सिनेमाटोग्राफिक फिल्म थी, फोटोग्राफिक फिल्म थी, एक्सपोर्ट नहीं हुई, एक्सपोज्ड नहीं हुई, किसी को दिखाई नहीं गई, आपने इंपोर्ट की फिर अब तुरंत एक्सपोर्ट कर रहे हो, ड्यूटी नहीं मिलेगी। तो ये भी अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, थ्योरी क्वेश्चन जाता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे री एक्सपोर्ट करने पर, री एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट किया फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इस केस में हम ड्यूटी नहीं मिलेगी। तो पहली चीज है वियरिंग अप्रैल, टी चेस्ट, ठीक है, एक्सपोज सिनेमाटोग्राफ फिल्म पास बाय द सेंसर बोर्ड इन इंडिया, और अनएक्सपोर्ट फोटोग्राफिक फिल्म पेपर या फिर प्लेट्स और एक्सरे फिल्म्स, ठीक है, इस पे अपने को नहीं मिलेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन नंबर 75 पढ़ना है, सेक्शन 75 है, क्या चीज़ है, और अपन देखते हैं नेगेटिव लिस्ट, बस इसके बाद अपने को कुछ नहीं करना है, दो चीज़ें बची हुई है, नेगेटिव लिस्ट और सेक्शन नंबर 75, ये चीज़ बची हुई है, 5 मिनट में हार्डली खत्म करेंगे। उसके बाद क्या बचेगा, वैल्यूएशन रूल वगैरह, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 75 में क्या बोला गया है कि कोई भी इनपुट रॉ मटेरियल वगैरह है, मैंने कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह इनपुट वगैरह इंडिया में मंगाया, उससे मैन्युफैक्चरिंग की पूरा फिनिश गुड्स बनाया, उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उस केस में अपने को कितनी ड्यूटी मिलेगी। तो नाउ फिनिश गुड्स ये अपन ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि सेक्शन 75 क्या बोलते हैं, कोई इनपुट है, कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्टेड किया गया, उस पर अपन ने ड्यूटी पे कर दी थी, इंपोर्ट करके एक 10,000 ये कैलकुलेटर के ये डिस्प्ले अपन ने मंगाई, 10,000 1 लाख रुपए की वैल्यू ऑफ गुड्स था, जिसपे 10,000 अपन ने कस्टम ड्यूटी पे की हुई है, इंपोर्टेड गुड्स है, ड्यूटी पेड कर दी, सिंपल सी बात। अब क्या नाउ फिनिश्ड गुड्स, इससे मैं टोटल पूरा का पूरा अच्छा चमकता हुआ कैलकुलेटर बना रहा हूँ, आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द इनपुट, जो इनपुट थे डिस्प्ले से मैंने क्या बनाया, पूरा मैन्युफैक्चर्ड किया हमारा कैलकुलेटर, ठीक है, और उसको अपन अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के बारे में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस केस में बोला गया कि गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्टेड गुड्स नेम्ड इन ऑल इंडस्ट्री डीडीबी लिस्ट, बोले तो जैसे कि ये जो कैलकुलेटर है, मेरे जैसे 100 लोग भी एक्सपोर्ट करते होंगे। अब क्या हो गया, इन्होंने क्या रेट फिक्स कर रखी है कि ऑल इंडिया क्या दे रखा है, ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक लिस्ट के अंदर, ये इसका नाम है, हाँ कैलकुलेटर का नाम है, इस पे गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रखी है भाई, इस पे 10% ड्यूटी देंगे, रेट फिक्स है 10% देंगे, 12% ड्यूटी का ड्रॉबैक्स देंगे। जैसे मान के चलो 10,000 रुपये पे करके आए मैं, ठीक है साहब, इंपोर्ट किया था तुमने, पे कर लिया, अब तुम मैन्युफैक्चर करके गुड्स बेच रहे हो, तो ये जो गुड्स तुम बेच रहे हो इस पे हम 15% की ड्यूटी देंगे, ये रेट है, लिखी हुई है, ऑल इंडस्ट्री डीडीबी लिस्ट, बोले तो ऑल इंडस्ट्री डीडीबी का मतलब हो गया ड्यूटी ड्रॉबैक की जो लिस्ट है, लिस्ट होगी कि सारी इंडस्ट्री में हम यही देते, पूरी इंडस्ट्री का पता लगाते हैं, कितना देना है, एनालिसिस करते हैं भाई, 10% 15% 20% रिटर्न देना है ड्यूटी का, वो अपन पे करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये लिस्ट में तुम ये कैलकुलेटर वो लिस्ट में है, हाँ तो ठीक है, लिस्ट के हिसाब से अपन दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, दो केसेस होंगे, ये लिस्ट में नहीं है तुम्हारा कैलकुलेटर, उस लिस्ट में तुम्हारे ये जो कैलकुलेटर का नाम है उस लिस्ट में नहीं है, तो तुम जा सकते हो ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक एप्लीकेबल, तुम गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट लिस्ट में नाम नहीं है, प्लीज इस पे बताओ कितना दोगे हमें, तो अपन गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। या फिर दूसरी चीज है, लिस्ट में 5% दे रहे हैं, मतलब बहुत कम है, इनपुट पर अपन ने 10,000 पे किया गया, और जब मैं फिनिश गुड्स बना के दे रहा हूँ तो 5% अपना वैल्यू का 5% दे रहा है, जो ये 5,000 10,000, तो मैं जाऊंगा 5,000 2,000 10,000 नहीं, 10,000 तो अपन इनपुट पर पे करके आए, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि यार मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक बहुत कम मिल रहा है, गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि यार गवर्नमेंट बहुत कम है, प्लीज 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 मेरे को बढ़ा के दे दे, प्लीज 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 बढ़ा के दे दे, कम तुम ड्यूटी का ड्रॉबैक मतलब ड्यूटी मेरे को बहुत कम वापस दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा दी कि जो ये ऑल इंडिया जो इंडस्ट्री डीडीबी लिस्ट है, अगर इसका मैं एग्जांपल समझाऊंगा, चिंता मत करो, अगर हम तुमको अगर वैल्यू का मतलब कि जो तुमने इंपोर्ट जो किया था, डिस्प्ले इंपोर्ट की थी 10,000 की, अगर इसका 80% मतलब तो 8,000 रुपए तक, अगर 80% तक ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल रहा है तो चुपचाप ले लेना, नहीं मिल रहा है तो फिर तुम हमसे निवेदन करो, स्पेशल ब्रांडेड हम लगाएंगे, ठीक है। ये चीजें एग्जाम्पल से समझाता हूँ, चिंता मत करना। देखो क्या दे रखा हुआ है, मैंने क्या किया, मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, 2,000 पेयर ऑफ लेदर के शूज, 750 रुपए के, 750 रुपए के मैं शूज एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ऑल इंडिया रेट ड्रॉप इज फिक्स्ड ऑन एवरेज ऑफ 11% ऑफ FOB, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 80 रुपए पर पेयर, मतलब कि मेरे को ड्यूटी का ड्रॉबैक कितना मिलेगा, ये मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इस पर मेरे को ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलेगा, कितना मिलेगा, 2,000 इंटू 750 करो, ठीक है, इसका 11% कर लो,
ठीक है। या फिर इन्होंने बोला 80 रुपये पर शूज के हिसाब से दे देंगे हम, तो 2000 हमारे शूज थे, पेयर ऑफ शूज कितने थे 2000, इसका 80 रुपये करेंगे तो ये कितना होगा, हम दोनों का मैच कर लेते हैं। 2000 इंटू 750 इंटू 11%, ये जाएगा हमारा 1,65,000। इन्होंने क्या मैक्सिमम टू 80 रुपीज पर दे रखा हुआ है, तो मैक्सिमम टू 80 रुपीज इतना होगा कि हम 1,60,000 रुपये, इन दोनों का लोअर ही लेंगे ना, 1,60,000 रुपये। ठीक है, इन दोनों का लोअर कितना, 1,60,000 हमको गवर्नमेंट पे कर रही है। ये ऑल इंडिया रेट दे रखी हुई है, ऑल इंडिया इंडस्ट्री की रेट दे रखी हुई है कि हम भैया पहले समझ लो अच्छे से कि 11% बोला एफओबी का। एफओबी कितना है ये दे रखा है, एफओबी इसका 11% तक हम आपको ड्यूटी का रिफंड देंगे। कोई भी रॉ मटेरियल मंगाया था, उस पर तुमने कुछ दिया था, क्या दिया था, कस्टम ड्यूटी पे की थी। अब उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाए, अब तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो ऑल इंडिया इंडस्ट्री की जो रेट है वो है कि भैया 11% है, या फिर हम 80 रुपये पर देंगे, 80 रुपये पर पेयर, ये रेट है। तो अपन ने बोला कि मैक्सिमम टू 80 रुपये पर पेयर है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 1,60,000 रुपये ड्यूटी का हमको ड्रॉबैक देंगे। अब जब हमने इम्पोर्ट किया था उस पर अपन ने कितना पे किया था वो देखना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। द एक्सपोर्टर फाउंड दैट द एक्चुअल ड्यूटी पेड ऑन इनपुट वॉज 1,95,000। और बाप रे, 1,95,000 जो मैं ये डिस्प्ले लेके आया था इंडिया के बाहर से, 1,95,000 रुपीज की मैंने इनपुट पर मैंने कस्टम ड्यूटी पे की थी। कितनी पे की थी, 1,95,000 में कस्टम ड्यूटी पे करके आ रहा हूँ। जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो इम्पोर्ट पर मैंने 1,95,000 ड्यूटी पे की, अब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो साला 1,60,000 दे रही है गवर्नमेंट, सिर्फ इतना अपने को रिफंड दे रही है, तो वो अपने पास आता है। तो अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं, अपने को मैच करना होगा। क्या मैच करना होगा कि पहली चीज़ है, देखो आप वो अपने पास आता है कि अपन अपन कुछ करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ है, ऑल इंडिया के हिसाब से दे रखा हुआ है, तो मान रहे हो कि ऑल इंडिया के हिसाब से, नहीं मान रहा हूँ। क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्या ये कम दे रहे हैं, 1,95,000 मैंने पे किया, लेकिन ये मेरे को 1,60,000 ही वापस दे रहा है। तो उन्होंने ऑप्शन दिया उन्होंने ऑप्शन क्या दिया कि भाई तुम 80% कवर करता है क्या, मतलब कि जो ऑल इंडिया जो रेट है, इंडस्ट्री की जो रेट है, 80% ऑफ ड्यूटी कवर कर रहा है। जितना तुमने दिया 1,95,000, इसका 80% तक कवर हो रहा है क्या। तो अपन ऐसा निकालते हैं कि 1,60,000 ये अपने को दे रहा है, और 1,95,000 ये टोटल है। अगर ये इसका 80% से ऊपर जाता है तो चुप हो जाना, इतनी लेके निकल लेना घर। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं। 1,60,000 1,95,000 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 82.05%, मतलब 82% अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ 82% है। हाँ, जो टोटल ड्यूटी हमने इंपोर्ट पर पे की गई थी उसका 82% तो अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला कि बेटा चुप हो जा, अब चुप हो जा कि अगर 80% तक ड्यूटी मिल रही, जितना इंपोर्ट पर तुम पे करके आओ, अगर उसका 80% तक ड्यूटी मिल रही है ना, तो चुप हो जाना, यही लेके निकल लेना। अगर नहीं मिल रही, 80% से कम मिल रही है ना, तो तुम आ जाना भैया, गवर्नमेंट से निवेदन कर लेना, गवर्नमेंट प्लीज ब्रांड रेट अप्लीकेबल कर दो। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 82,000 तक हो रही है तो सीधी सी बात है, अपने को नीचे लिखना है कि भैया अपने को ब्रांड रेट के लिए नहीं जाना है, 1,60,000 रुपये लेके घर निकल जाना है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, ड्यूटी ड्रॉबैक कितना, 1,65,000 या फिर 1,60,000, मतलब कि ड्यूटी ड्रॉबैक अपने को 1,60,000 मिलेगा। ठीक है, लेकिन 82% ऑल इंडिया अरे ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक के हिसाब से उसका 80% से ऊपर मिल रहा है। हाँ, 82% मिल रहा है, तो एक्सपोर्टर इज एलिजिबल फॉर क्लेम कर ले फॉर ऑल इंडिया ड्यूटी ड्रॉबैक, मतलब कि आपको ऑल इंडिया ड्यूटी ड्रॉबैक की रेट से ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सिंपल सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया। बस एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल आए तो ठीक है, आ सकता है, ज़्यादा कुछ जो कम चांसेस है, आ भी सकता है, देख लेना, बट कर जरूर लेना। ठीक है, नेगेटिव लिस्ट लास्ट क्वेश्चन है, हमारी चीजें सब कुछ खत्म। नेगेटिव लिस्ट का मतलब होगी कि तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे। अब इसमें कुछ ऐसे फालतू के पॉइंट दे रखे हैं, याद करने के लिए मैंने ये थोड़े से बोल्ड कर दिए, तो ये वाले आप याद कर लो, बहुत है, 5 पॉइंट याद कर लो, बहुत है। क्या दे रखा है कि हम तुम्हें ड्यूटी का ड्रॉबैक नहीं देंगे, ड्यूटी वापस नहीं देंगे, कब, जब ड्यूटी ड्रॉबैक 50 रुपए से कम है, 50 रुपए से कम है तो नहीं देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव सेल, मान के चलो 1 लाख की सेल की, 1.5 लाख का सेल्स रिटर्न हो गया, तो इस केस में नेगेटिव सेल हो गई, 50,000 की नेगेटिव सेल हुई, इस केस में हम नहीं देंगे। मतलब नेगेटिव सेल कैसे होगी भाई, पिछले साल का था, पिछले साल की परचेस रिटर्न आ गई, इस साल 1 लाख की सेल की गई, लेकिन पिछले साल का 1.5 लाख रुपए का रिफंड, वो 1.5 लाख का परचेस सेल्स रिटर्न आ रहा है, तो इस केस में हम नहीं देंगे। तो बोलोगे नेगेटिव, तो याद करना है कि बेटा याद करना याद करना याद करना, नेगेटिव लिस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्या क्या चीज़ है। तो डीटीबी अगर ड्यूटी ड्रॉबैक 50 रुपए से कम है। दूसरी चीज़ इन केस ऑफ नेगेटिव सेल, अगर आपकी नेगेटिव सेल हो रही है, ये चीज़ काट देना, क्योंकि भाई याद नहीं होगी, चीज़ें छोड़ देना, 5 पॉइंट याद रखो। बस मैंने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं याद रखो कि भैया अगर आप एक्सपोर्ट करते हो
याद रखना है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये अगर आप एक्सपोर्ट करते हो नेपाल और भूटान, और एक्सपोर्ट से जो प्रोसीड आर रिसीव्ड इन हार्ड करेंसी, एक्सपोर्ट किया है वहां से पैसा आ रहा है किस करेंसी में, यूएस में आ रहा है बोले तो यूएसडी डॉलर में आ रहा है, या फिर जीबीपी बोले तो पाउंड में आ रहा है, तो ठीक है, इस केस में अपने को ड्यूटी का कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। हार्ड करेंसी मतलब कि महंगी करेंसी में आ रहा है, यूएस में बोले डॉलर में आ रहा है या फिर पाउंड में आ रहा है, तो उस केस में आपका ड्यूटी का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। डीडीबी ड्यूटी का ड्रॉबैक एज परसेंटेज ऑफ फ्री ऑन बोर्ड इज लेस देन 1%, मतलब 1 लाख रुपए का अगर कोई एफओबी बेसिस पे, मतलब कि मैंने सामान 1 लाख रुपए का बेचा, उसकी ड्यूटी का ड्रॉबैक कितना, सिर्फ 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, इतना कम आ रहा है। 1% से ही कम है भैया, 1% से कम है, तो उस केस में तुम्हें ड्यूटी का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अनलेस दी अमाउंट ऑफ डीडीबी इज मोर देन 500, अगर ये 500 रुपए से इक्वल है या फिर उससे ऊपर तो मिल जाएगा। एक्सपोर्ट क्या 1 लाख रुपए का 200 रुपए की ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रही है, तो मिलेगी नहीं मिलेगी, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, नहीं देंगे। अगर मान के चलो 400 है तो भी नहीं मिलेगा, अगर मान के चलो 500 है उससे ज्यादा है तो मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना है। ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड इफ द एक्सपोर्टर इज ऑलरेडी एविल्ड ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक और अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। हमने 1 लाख रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया और कुछ गवर्नमेंट हमें अलग से ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक देती, कुछ अलग, या फिर हमने ड्यूटी पे नहीं की या फिर कुछ अदर इंसेंटिव दे रही, तो हमको ड्यूटी का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इफ द सेल प्रोसीड इज नॉट रिसीव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम अलाउड बाय द आरबीआई। क्या बोला गया है कि हमने सेल कर दिया लेकिन वहां से सब पैसा नहीं आया, हमने गुड्स बेचा पैसा नहीं आया, आरबीआई टाइम फिक्स करेगी कि इतने टाइम के अंदर अंदर पैसा आना चाहिए, उस टाइम में पैसा नहीं आया तो हम ड्यूटी का कोई भी ड्रॉबैक नहीं देंगे, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक था, याद कर लेना 5 पॉइंट, बस इससे ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं है, दे रखा था तो लिख दिया, लेकिन फालतू के पॉइंट है, 5 याद रखो बहुत है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर खत्म है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। एक क्वेश्चन दे रखे हैं वैल्यूएशन के, 6 क्वेश्चन दे, अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार है, करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। सक्सेस इज अ स्मॉल सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड, छोटे 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 काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।